अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए नॉवल का एपिसोड नंबर लेकर आई हूँ। वो है एपिसोड नंबर 4 ब्लैक मून बाय निशा उमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनों की वजह से बालों में खिंचाव पैदा हुआ। तुमने जो भी किया है ये तुम्हारे अपने सर पर पड़ेगा। देख लेना। तुम इसे नफरत से देखता चला गया। मेरी बीवी कहाँ है? अब वो गुस्से की तरफ घूमा। वो अपने घर ही है। इसे मोबाइल दिला दो ताकि तुम्हें गार्ड का सहारा ना लेना पड़े। इसे तंज करते वो हंसी। सही है, बिल्कुल सही है। वो रिलैक्स हुआ। यानी इसे ट्रैक किया गया था। आप लोगों ने ये ड्रामा किया है सिर्फ इस दिन का बदला लेने के लिए, है ना? पीछे की तरफ घूमा। हाँ हाँ बिल्कुल, वो इतराई। तो फिर तुम ये अभी से समझ लो कि तुम शायद पछताने वाली हो। इसके थोड़ी सी पकड़ते झटका दिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। पनाह मांगोगी असम के अजाब से, लेकिन मिलेगी नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम अगर अपनी बीवी पे हाथ उठाओगे तो सीधा लॉकअप में। पहले तो तुम्हारा ये ओहदा जाएगा, फिर तुम्हारा ये सो कॉल्ड घमंड तोड़ूंगा। टेबल को पाँव मारते से देखा। कनपटियां उभरी हुई शदीद तपिश का तैश का पता दे रही थी। बच बीच बस चुप रहना अब। पास पड़ा। आवाज उठाते इसे देखा। ऐसे तोड़ूंगा। इसे जोर से दीवार पे मारा था। वो बाहर की तरफ बड़ा। छनाके की आवाज पर ट्रिशे हल्का सा डर गई थी, लेकिन खुद पर फिर कंट्रोल करते इसके कदम फिर रुके। कहाँ जा रहे हैं मियाँ जी? आज ही तो निकाह हुआ है, आज सुहागरात है। आप अपनी बीवी को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? बहुत अफसोस की बात है। थूकता हूँ तुम जैसी औरत पर। न खुद से कहता वो बाहर निकल गया। अरे सुनो तो, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। वो चिल्लाया। शाम वापस नहीं पलटा था। पीछे खुशी से फूले नहीं समा रही थी। खुशी की चाहत से अपनी मोहब्बत हासिल कर ली थी। वो घर आया तो अश्वी सो रही थी। अबान को एक नजर देख के टीवी लॉन्च में आया। पहली फुर्सत में कार को फारिग करना था जो इसे धोखा देने वालों के साथ शामिल हो चुका था। बालों पे हाथ फेरते वो अपसेट था। जिस लड़की को वो नापसंद करता था वो उसकी बीवी बन चुकी थी। अगर ये बात अश्वी को पता चल जाती तो वो न जाने कैसा रिएक्ट करती। फिलहाल तो वो इस मूड में नहीं था कि इसे कुछ बताता। वहीं सोफे पर टांगे फैलाते कुशन सर के नीचे रखा। वैसे भी अब कुछ ही वक्त था सुबह होने में। वहीं लेटे इसकी आंख लगी। दूसरी तरफ से कमरे में मैगरे ख्वाब थी। अगली सुबह मामूल के मुताबिक थी। आज काम वाली आंटी ने भी वापस आ जाना था। नाश्ता कर ले। नाश्ता टेबल पर लगा के वो ऊपर असाम को बुलाने आई, जो उसके नीचे आने पर कमरे की तरफ चला गया था। भूख नहीं है? आप कर लें। दूसरी तरफ बदला इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। शायद नहीं यही छुपाना चाह रहा था। ईशा ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया और वापस नीचे आ गया। नाश्ता करके किचन से बेटा। अबान के लिए सामान सामने रख के वो वहीं बैठ। आज घर में खामोशी थी, वरना इस वक्त असाम नीचे बैठा इनके साथ नाश्ता कर रहा होता था। साथ साथ छोटी मोटी बातें। कुछ देर वहीं बैठी रही। फिर अबान लॉन की तरफ निकल आई। फिर बाहर लॉन की तरफ निकल आए। पौधे तरोताजा बहुत प्यारे लग रही हैं। एक तरफ अमर बेल लगी थी जो बहुत सारे पौधों पर फैली हुई थी। इसे किया गया था, बस कुछ ही दरख्तों पर फैली। वो इन्हें खौफनाक बना रही थी। आज पहली बार वो इतनी तवज्जो से देख रही थी। हर किस्म के फूल थे। घास की कटिंग भी प्यारी थी। आसपास देखा, माली कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वो किसी काम से गया हो। सोचते गेट की तरफ आई। शाम से उठने के बाद कॉफी लेने के लिए नीचे आया था। लिविंग रूम के मिरर डोर से बाहर गार्ड की तरफ जाती ईश्वर को देखा। किचन से सब कुछ नजर आता। वो मुसलसल वहीं खड़ी होकर बातें कर रही थी और शाम होठ पीछे इन्हें देख रहा था। चंद मिनट वो बर्दाश्त करता रहा। फिर मग शेल्फ पर रखते सीधा इन दोनों के पास आया। आज से तुम फारिग हो? ईश्वर का हाथ पकड़ते गार्ड से कहा। जी सर। इसे समझी से देखा। यू आर डिसमिस नाउ। स्पॉट लहजा। लेकिन क्यों? वो परेशान हुआ। आई सेड गो। वो जो ईश्वर का बाजू पकड़े से वापस मुड़ा था। इसे मोड़ के देखते सख्त अंदाज से कहा। इसने क्या कहा? ईश्वर भी हैरान थी। यूं अचानक कैसे हुआ? आप खामोश हैं। इसकी कलाई दबाई। दोबारा यहाँ नजर न आना और ये यूनिफॉर्म ये सब कुछ यहीं रख के जाना। गन की तरफ इशारा करते कहा। इसे फायर करके कहे जैसे दिली सुकून मिला था इसे। सर आई एम सॉरी। अगर आपको मिसिज असाम से बात करना बुरा लगा, मैं नेक्स्ट एहतियात करूंगा। गार्ड वहां से जाना नहीं चाहता था। इश्क हैरानी से असाम को देख रही थी। शायद रद्द-ए-अमल बस इस वजह से था। कमरे में जाए इश्क का हाथ छोड़ते इसे अंदर भेजा और खुद गार्ड के पास आया। तुम्हें इस वजह से नहीं निकाल रहा। तुम मेरी बीवी से बात कर रहे थे। इस वजह से कर रहा हूँ कि तुमने मुझे धोखा दिया। एक मुक्का इसके जबड़ों से टकराया। गार्ड
कड़कड़ाता हुआ ज़मीन पर गिरा। इतना अरसा मेरे साथ रहे, मेरे लिए काम किया, आज कैसे किसी और के पीछे कुत्तों की तरह दुम हिलाने लगे। सर बात तो सुने आप। गलत वो शाम को तैश में देखकर पीछे सिरक रहा था। मैं गलत नहीं, ठीक समझ रहा हूँ। तुमने प्रीशा के कहने पर झूठ बोला था कल मुझसे। अगर तुम सच कह देते तो आज वो खामोश हुआ। कौन प्रीशा सर? मैं किसी को भी नहीं जानता और ना ही मेरी आपसे कोई बात हुई थी। कल बकवास करते हुए एक और मुक्का इसके नाक की ज़ीनत बना। सर मुझे मेरे माँ बाप की कसम, मैंने आपसे आपसे बात नहीं की और ना किसी प्रीशा को जानता हूँ। वो अब उठ के खड़ा हुआ था। अपना मोबाइल दो मुझे। इसकी जेब से आगे होकर मोबाइल निकाला और मुझे दोबारा नजर न हो वो मोबाइल लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। क्यों सर? मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। अंदर जाता शाम को दोबारा पुकारा, लेकिन वो लिविंग रूम का दरवाजा बंद कर चुका था। क्या जरूरत थी गार्ड के पास जाने की? वो कमरे में आया तो माथे पर शिकने अभी भी मौजूद थी। आपको क्या जरूरत थी सफाई करने की? कौन सा इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया था? अजीब है। ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। इसे कोने से पकड़कर अपने सामने किया। आपको भी कोई जरूरत नहीं है मुझ पर नजर रखने की। वो भी बदोबदी बोली। मैं हक रखता हूँ आप पे नजर रखने का और का भी, और आपकी खबर रखने का भी। इसकी कनपटियां उभरी हुई थी किस खुशी में, और गार्ड से ऐसे कौन सी शोहर होने की खुशी में। दूसरे बाजू की कोहनी पकड़ते अपने करीब किया। आप वो इतने करीब होने पर सरपटाई, पीछे होकर बात करें, ऐसे कौन करता है? मैं। हाँ, हर बात बकरी की तरह मैं ये कदम इससे पहले कि वो कुछ कहती है सामने झटके से इसके होंठों पर पकड़ लगाए। निचले होंठ अपने निचले होंठों पर अपने दांत काटे और ईश्वर को साकित कर दिया। इसमें सांस लेने की भी शक्ल नहीं रही थी। मुठिया बीच ईश्वर की आंखें मुकम्मल फैली थी, सांसें उखड़ उखड़ के चलती आसाम को और मदहोश कर रही थी, और ईश्वर को समझ नहीं आ रहा था वो खुद को कैसे छुड़वाए। आंखों में जमा होती नमी आंसू बनकर गाल पर लड़खड़ाए तो आसाम पीछे हुआ। सॉरी। मुंह से सच करते सर झुकाए। ईश्वर को देखा, वो इतनी सी गुर्बत पे कांप रही थी। हो गए बच्चे डाउनलोड। इसके हद का देखते आसाम में वॉशरूम चला गया और इसमें शर्म से सर झुकाए सिर होने में मसरूफ हो गई। फैक्ट्री मुकम्मल हो गई, बस अब काम शुरू होने वाला है। दूर से खड़ा सेठ अली अपने आदमियों के साथ इस जगह को देख रहा था जहाँ सामने अपना नया कारोबार शुरू करना था। पता नहीं इसके पास कौन सी ऐसी ग्रेड होती है जो दिन ब दिन इसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, सोचते सेठ अली देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम बाबा। चंद मिनट बाद वहाँ दानिया हाजिर हुई। वालेकुम सलाम। आओ। मेरी शहजादी से गले से लगाते पुकारा था। कैसे हैं? इनसे अलग होते पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे जा रहा है काम? बहुत अच्छा, बस अब सिग्नेचर लेने हैं और ये काम ईश्वर से करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो 18 साल की हो चुकी है। वो हवेली बैंक बैलेंस आसान से पहले हम अपने नाम करवा लेंगे। जियो मेरी शेरनी। एक बार फिर खुशी से इसका कंधा दबाया। अगर शाम को पता चल गया तो फिर वो बहुत ज्यादा भी थी, क्योंकि पहले भी वो 2-3 बार फंस चुकी थी। अब इसे बहुत एहतियात से काम लेना था। अगर अब कुछ गड़बड़ हो जाती तो वो कहीं की ना रहती। तुम वहां से अपना काम तसल्ली से करो, यहाँ मैं करूंगा। मैं भी इस आसाम के बच्चे को पुरसकून जिंदगी नहीं गुजारने दूंगा। पहले इसका बाप कमीना था, अब ये माँ कमीना है। गालियों से नवासे दांत पीसे। ठीक है, मैं नाम करवा के इस हवेली से निकल आऊंगी। इसके बाद कुछ अर्सा गायब रहूंगी ताकि कोई मुझे ढूंढ ना सके। ये कागजात मैंने साथ लेकर जाऊंगी। ठीक है, मुझसे राब्ता रखना जरूर पापा। आप तो मेरा सहारा है। ठीक है, अब निकलो, अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, मैं चलती हूँ। अलविदाई। सहाफा करते वो वहां से वापस चली गई। सेठ अली फिर कुछ देर वहां खड़ा जायजा लेता रहा, फिर वो भी अपने घर की तरफ हो लिया। पापा, आपकी वाइफ मेरे साथ बदतमीजी करती है, मुझे प्यार नहीं करती और मुझे कहती है मैं इनका बेटा नहीं हूँ। नाश्ते की टेबल पर आज अबान स्पेशल इसकी शिकायत लगाने के लिए मौजूद था। इस पे जो खामोशी से नाश्ता कर रही थी, सर उठा के मैंने इस शादी को पूरा देखें। आप कैसे देख रही हैं? घूर घूर के पराठे का नवाला तोड़ते आसाम को इसकी तरफ मुतवज्जा किया। मेरा मूड खराब था, इसीलिए सफाई पेश करते चाय का चांस खरीद लिया। बाबा, आपने कहा था मामा का मूड खराब हो तो दिल के पास आया करो। अगला शिकवा। इसलिए खामोश रही। वाकई इसका बिहेव अच्छा नहीं था। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं इनका कुछ नहीं लगता। आसाम खामोशी से इन्हें सुन रहा था। आपने भी तो मुझे कहा था कि आपका भी बेबी ना हो, और यही कि आप मामा जैसा प्यार नहीं कर सकती। मुझे भी हर्ट हुआ था। ईश्वर की बात पर आसाम के हाथ रुके, फिर अबान को देखा जो सर झुकाए और दूध के कप पे चम्मच हिला रहा था। आपने ऐसा कहा था? इसका चेहरा ऊपर करते से पूछा। जी। मासूमियत से मुंह बसोते ईश्वर को उदासी से देखा, क्योंकि वो ईश्वर को डांट पड़वाने आया था, पर यहाँ इसकी अपनी क्लास होने वाली थी। आपने ऐसा कहाँ से सीखा? मामा ने सिखाया। झूठ बोला मैंने।
ईश्वर ने हैरानी से देखा। मैं भला कैसे सिखाऊंगी इसे गुस्से से पूरा, क्योंकि आप में इतना प्यार नहीं है जितना मामा में होता है। अगर होता तो आप अभी आपके पास है। मैं बाबा की तरह तरह एक बेबी होता। चुप कर जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। साम इन दोनों की लड़ाई पर हैरान था। वो कैसे लड़ रहे थे। दोनों सॉरी करते एक दूसरे को अभी नैपकिन से मुंह साफ करते दोनों को देखा। सॉरी पहले ईश्वर ने बोला, फिर अबान खामोश था। अबान सॉरी मामा। नाराजगी में भी वो उसे मामा कह रहा था। ईश्वर ने मुस्कुराहट छुपाई, फिर उठ के इसके करीब आई और उसके गाल पे प्यार किया। मैं आपसे मामा जितना प्यार तो नहीं कर सकती, लेकिन आप के शरीर बाबा से ज्यादा कर सकती हूँ। इसके कान में कहते दूसरे गाल पे प्यार किया। हाँ 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 ठीक है मामा। वो खिलखिला के था सामने सवालिया नजरों से देखा। इट्स ए सीक्रेट, अबान ने मुस्कुराते कहा। ओके कंधे झुकाते वो उठ के आज से बहुत काम था। हेलो प्यारे हस्बैंड। वो ईमेल देख रहा था जब ऋषि ऑफिस में दाखिल हुई। गेट लॉस्ट। वो बदमजा हुआ था। निकलो यहाँ से। लैपटॉप की स्क्रीन नीचे करते वो खड़ा हुआ। ऐसे कैसे? अभी तो मिलने आई हूँ। इसके करीब बहुत जबरदस्ती गले से लगाना चाहा। सामने झटके से इसे दूर किया। डांस डोंट क्रॉस योर लिमिट। सीख लो यहाँ से। बाहर की तरफ इशारे किया। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव करते रहे तो मैं यहाँ सबको बता दूंगी। फिर मुझे कुछ मत कहना। डरता नहीं हूँ किसी से, चाहे ऐलान कर दो। फिर सबके सामने तलाक दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं कर सकता हूँ अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें जा रही हूँ। पाँव पटकते वापस पलटी। चुप तो मैं भी नहीं रहूंगी। तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे जल्दी। इसने इसी वकील इसी दिन वकील से कह दिया था। बस कुछ प्रोसीजर्स बाकी था जिसके कंप्लीट होते ही कागजात तैयार हो जाते। अजीब बददिमाग औरत है। सारा मूड खराब कर दिया। वापस कुर्सी पर बैठे इसका मूड ऑफ हो चुका था। पीछे वहां से सीधा अदा मेंशन आई थी। शदीद तहश में वो भूल गई थी कि कुछ दिन पहले इसने ईश्वर की मदद के लिए बोला था। बीबी अंदर नहीं जा सकती। आप गार्डन से रोका। 2 दिन पहले ही अपॉइंट हुआ था। आराम से पीछे हर जगह से धक्का देते वो अंदर दाखिल हुए। ईश्वर और अबान ऊपर टेरेस पर बैठे लूडो खेल रहे थे। ईश्वर प्रीशा ने अंदर दाखिल होते ही इसे पुकारना शुरू किया। बीबी मैं खुद पुलिस से हूँ। तुम मुझे धमकाओ मत। सीधा चलते से घूरा। ईश्वर बाहर निकलो। ये जहाँ भी हो लगता है भाई कोई आया है। भाई कोई है मामा। अबान ने दूर से आती आवाज सुनी। आपको बुला रहा है कोई। मैं देख के आऊं। निकर शर्ट में वो क्यूट लग रहा था। दोनों चलते हैं। ईश्वर भी इसके साथ रूम से बाहर निकल आई। दूर एक लड़की खड़ी थी जो इन्हें बाहर निकलता देख के तेजी से इनकी तरफ बढ़ी। ईश्वर ने ना महसूस तरीके से अबान को अपने पीछे किया। जिस तरह इसके तेवर लग रहे थे सीधा अटैक करने गई थी। नीचे खड़े गार्ड ने असम को फौरन इन्फॉर्म किया। सर कोई औरत आई है। मैम साहिबा को बुला रही है बहुत गुस्से में। मेहरबानी करे आ जाए। ओके मैं आता हूँ। वहीं रहना तुम। वो देर से बाहर निकला। अजीब तमाशा बन गया था। आप कौन? ईश्वर ने इसके करीब आते ही पूछा। मैं प्रीशे वही जिसे तुमने इस दिन दोस्त बना लिया था। याद आया? और अब पता है कौन हूँ तुम्हारी शोकर। वो चिल्ला चिल्ला के बता रही थी। ईश्वर के पैरों तले से जमीन सिर के पीछे खड़े अबान ने इसकी शर्ट को मजबूती से थामा था। तुम्हारे ईश्वर की दूसरी बीवी उसे देखते तन से मुस्कुराई। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। ईश्वर ने खुद पर काबू किया। ऐसे कैसे वो किसी भी औरत पे यकीन कर लेती। बकवास नहीं सच है। ये है मेरा निकाहनामा। फिर अपने पर्स से निकाहनामा निकाल कर दिखाया। खुद देख लो ये लिखा है। आसाम से एक नजर आया। उंगली से इसकी तरफ इसकी जगह पर दबाव देते कहा। ईश्वर सफेद होते चेहरे के साथ वो देख रही थी। इसे यकीन करना मुश्किल लग रहा था। काश ये झूठ होता या अब मेरी बकवास पे यकीन आया। अब मेरी बकवास पे यकीन। इस पे खामोशी से देखती रही। वो क्या कहती इसकी जबान पे ताला लग चुका था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अबान पीछे खड़ा था और इसी के सहारे अपने कदमों पर साकित थी। निकलो यहाँ से। फिर इसी देर से सीढ़ियाँ चढ़ता शाम को देखा। अभी के अभी निकलो यहाँ से। बेरहमी से इसका बाजू पकड़ते इसे सीढ़ियों की तरफ धक्का दिया। तुम मेरी सबर को मत आजमाओ। इसके संभलने से पहले एक को और धक्का दिया। वो लड़खड़ा के सीधा के सीढ़ियों तक आई। अगर रेलिंग का सहारा न लेती तो अभी वो लड़क रही होती, गिर जाती। असम ईश्वर इतने गुस्से में पहली बार असम असम को देख रही थी। भाग के इसका हाथ पकड़ा। नहीं नहीं इन्हें चोट लगेगी। मेरी बला से जहन्नुम में जाए। पीछे को जलील होना क्या होता है अभी समझ आ रहा था। तुम इस लड़की के लिए मुझे तुम इसकी जुत्ती बराबर भी नहीं हो। खुद का मुवाजना इसे कभी ख्वाब में भी न करना। इसे जबरदस्ती सीढ़ियों से तारा। तुम गलत कर रही हो। इस पर मोहब्बत उठा के ये औरत धोखेबाज है। इसने मोबाइल भी रखा है। तुमसे चुपकर दूर कर ईश्वर का दिल धक से रह गया। सामने एक नजर इस पर डाली। तुम्हें धोखा दे रही है। तुम खुद आओगे मेरे पास। पीछे चीखते हुए रोने लगी और इसका दिल हासिल नहीं कर पा रही थी। इसका दिल कैसे हासिल करती। इसे बाहर करो। गार्ड को इशारा किया। वो जो सारा तमाशा देख रहा था दौड़ता हुआ करीब आया। उसका बाजू पकड़ना चाहा। पीछे ने इसे झटके से एक दर्द भरी निगाह आसाम पर डाली। वो पागल होती जा रही थी। इसके पागलपन की वजह आसाम था।
मुझे सीढ़ी बना देंगी। इज़्ज़त लॉन में पौधों के पास खड़ी थी जब रईस गेट में दाखिल हुआ। हाँ, दुपट्टा सर पर जमाया, कितने दिनों में बन जाएगी। और वो उसके करीब आया। रात सोने से पहले मुझे अपना डॉक्यूमेंट दे दो। वो इसे देख नहीं रही थी। ठीक है, मैं आपको मेल कर दूँगा। उसकी झुकी पलकों को देखा। आप आएँगे? ईश्वर की तरफ मैं जा रहा हूँ। नहीं, तुम जाओ। इनकार किया। मोरे ने इजाज़त देनी नहीं थी। जल्दी वापस आ जाएँगे। नहीं ना, मेरा दिल नहीं कर रहा। नावल भी ले लेना। वो उसके साथ ले जाना चाहता था, इसीलिए ऑफ़र की। इतनी अनायतें क्यों? मशकूक नज़रों से देखा। क्योंकि आप मुझे सीवी बनाकर दे रही हैं ना, इसीलिए सोचा सोचा मैं भी आपको ये कुछ नहीं, मैं किसी मुआवज़े के बिना काम कर दूँगी तो क्या हो? आ जाए ना यार, नखरे नहीं करे। मोरे इजाज़त नहीं देंगी। मैं लेकर देता हूँ। नहीं, मैं खुद पूछ लूँगी। इसे अंदर जाने से रोका। मोरे से मुश्किल इजाज़त लेके वो उसके साथ जाने के लिए तैयार थी। आपसे एक बात पूछूँ? वो लोग मेन रोड पर आ चुके थे। हमेशा की तरह अपने और उसके बीच फासला कायम रखा। हाँ, पूछे। दुपट्टा काबू करते वो सामने देख रही थी। आपने मुझे क्यों कहा था शादी से इनकार कर दो? इसकी सोई वहीं अटकी थी। वैसे ही दिल कर रहा था। वो थोड़ा ऊँचा बोल रही थी। आपका दिल नहीं कर रहा था? मेरा तो कर रहा है ना। मेरा दिल से देखकर कहा। हाँ, तो कर लो। किसने रोका है? पता मुझे ना, आपसे। वो रुका। इज़्ज़त ऊँचा होकर इसे शीशे से देखा। इसके चेहरे पर लोहे सी चमक थी, जिससे वो किसी चीज़ में डूबा हुआ था। मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो लोग शहर के पीछे गुज़र रहे थे और रईस की आवाज़ इतनी ऊँची थी कि आस-पास से गुज़रते लोगों ने इन्हें मुड़-मुड़ कर देखा। इधर सब सुन सी बैठी थी। बेसाख्ता इसके कंधे पर हाथ रखा, नहीं तो ज़मीन पर रगड़ लग जाती। होश में तो है ना। अपने कंधे पर रखा हाथ इसके हाथ पे रखा। और हम लोग इश्क के पास नहीं। बाइक हवाओं में उड़ रही थी। डबल रोड की वजह से वो मस्त होकर चला रहा था। हेलो, सुन रही हूँ? कहीं गिराओ तो नहीं कहीं गिरा तो नहीं दोगे? नहीं, वो बेयकीन थी। इसे इल्हाम हुआ था या दिल पर दस्तक की थी। वो कैसे इसे अनजान किया था? तुम्हारी तो शादी हो रही थी ना? फिर हाँ, तो वो अब भी हो रही है। शादी अम्मी की पसंद से करूँगा, लेकिन मोहब्बत तो आपसे ही है। ऐसे क्या फ़ायदा? वो फ़ौरन से महबूबा के रुतबे पे फ़ाइज़ होने हुई थी। मुँह फुलाया। तो क्या शादी भी आप ही से करूँ? हाँ, अब शर्मो-बरम गायब हो चुकी थी। मोहब्बत मुझसे करते हो तो शादी भी मुझसे करो ना। अम्मी नहीं मानेगी। ये मसला भी है। मनाओ। इतना दम नहीं है क्या? दम तो बहुत है। बात काटी। मसला ये है कि आपकी वालिदा ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? इनकी फ़िक्र ना करो। इन्हें मैं हैंडल कर लूँगी। ओके, अब से पर्दा शुरू कर दें। फिर इसे छेड़ा। मेरे सामने भी नहीं आना। क्यों? क्योंकि शादी से पहले दुल्हन दुल्हन से छुपकर रहती है ना। हा हा हा। वो हंसी। आइसक्रीम खाएंगी? हाँ, अगर तुम अपने पैसे से खिलाओगे। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है। मेरे तो बिजनेस चल रहे हैं। आपसे छोटा हूँ। आप तो देने चाहिए पैसे। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आज तुम खिला दो, नेक्स्ट मैं खिला दूंगी। मजाक कर रहा था। इसे अंडर अंडर सीटिंग एरिया में बिठा के वो खुद रिसेप्शन की तरफ आ गया आइसक्रीम लेने के लिए। मोबाइल कहाँ रखा है? इसे निकालने के बाद सीधा इसके पास आया। नहीं है। वो झूठ बोल के गई है। वो फिर झूठ बोल रही थी। मुझे अगर कहीं से मिला ना तो बहुत बुरा होगा। आपके साथ कमरे में आते इसने एक्साइटेबल चेक किया। हर चीज़ तलाशी की। इसके में सांस अटकी हुई थी। नहीं है वहाँ आसान। इसके तकिए के पास गया तो इसके काम से गई। इसकी हवाइयाँ उठती देख उसे यकीन हो गया। कहाँ रखा है? फिर इसके पास आया और दरवाजे की तरफ के पास खड़ी इसे देख रहा था। वो इस रोज़ के अंदर कुछ ही बता दिया। सामने हाथ डाल के बाहर निकाला। ये इतना महंगा फ़ोन आपके पास कहाँ से आया? गुस्से से भरी निगाह इस पर डाली। अपना बैग चेक करें। मोबाइल दीवार से मारते इसे कहा। एक तो पहले वो पीछे और अब ये। इसका दिमाग सवा नेज़े पे पहुँचा था। ऑफिस का काम छोड़कर वो घरेलू मसले सुलझा रहा था। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। आप जाएँगी अपने वालिदैन के घर। ये मेरा पैसा है। जब दिमाग ठिकाने आ जाएगा तो फिर वापस आ जाएगा। प्लीज़ कोई और सज़ा दे दें, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मैंने आपसे पूछा नहीं है। जो कुछ भी है आपका है, समेट लें, नहीं तो खाली हाथ छोड़ के आऊँगा। आसाम मैं वहाँ नहीं रह सकती। रह लेंगी। वो बेड पर बैठा। वो सुकून चाहता था और ईश्वर को सज़ा भी देना चाहता था। वो जिससे चीज़ें यूँ छुपाती थी। आपको नहीं पता, नहीं रह सकती। मैंने वादा किया था नहीं जाऊँगी वहाँ। वो करा वो कर लाई। तोड़ दें। वैसे भी तो मेरा एतमाद तोड़ती रहती हैं। आसाम प्लीज़, मैं नहीं जाऊँगी। आपकी बीवी हूँ। अगर आपको इस रिश्ते का इतना ही लिहाज़ होता तो ऐसी हरकतें ना करती। मुझ पर एतबार करने की बजाय आपने पीछे को बताना ज़रूरी समझा। आपको मुझसे ज़रा भी मोहब्बत नहीं है। हर दूसरे दिन मेरे साथ ऐसा करते ही वो इसे रोक नहीं पा रही थी। नहीं है, मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है। और जो मेरा भरोसा तोड़ता है, इसे शदीद नफ़रत करता हूँ। आई एम सॉरी से कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके पैरों में बैठी वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। इस शख्स के पैर पड़ सकती थी, लेकिन इस घर से इतनी नफ़रत और हकारत के साथ निकाला गया था, वहाँ वो दोबारा नहीं जाना चाहती थी। सॉरी का क्या करूँ?
क्या करूँ मैं पीछे सॉरी के बाद आप वो अमल ना दोहराए तो फिर माने, लेकिन आपने ये तीसरी बार किया है, अब नहीं सुनूँगा मैं। वो भी सपाट बन गया था, मैं मर जाऊँगी इसके कदमों में बैठी थी, इसका दिल बंद हो रहा था। वो कहीं की नहीं थी, ना आसाम की ना अपने माँ-बाप की। मेरी बला से अभी मर जाए, मुझे देख नहीं रहा था। बहुत कड़ा वक़्त था इश्क़ के लिए। खुद को किसी के कदमों में लाकर रखना कितनी अज़ियतनाक होता है, इस वक़्त वो समझ चुकी थी। आसाम तड़प के हिचकी ली, इसके घुटनों पर रखा, इश्क़ का हाथ पीछे ढलका था, गहरी साँस लेते साँस बाहर करने की कोशिश की, लेकिन इसकी साँस ऊपर गई, सारा साँस के पाँव पर गिरा था। इसके पाँव डरते, इशवे झुककर इसे उठाया नहीं भेज रहा, इसकी साँसें इसका साथ छोड़ रही थी। अपने सीने से लगाते इसकी कमर से हल्का-सा प्रेस किया, एक और साँस ली इसने, कहीं नहीं जाएँगी, यहीं हैं। इसे बेड पर बिठाता है, तकिया सीधा किया, वो डर गया था। वो गहरी-गहरी साँस लेती, खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। इसका सर कंधे से लगाते वो उसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। पता नहीं क्यों उसका रद्द-अमल इतना शदीद होता था। टीवी लॉन्च से ऊँचा-ऊँचा बोलने की आवाज़ें आ रही थी। पता नहीं कौन है। इज़्ज़त अपने कमरे में रईस की सीवी बना रहे थे। लैपटॉप खुला छोड़कर बाहर झाँका। ओह! भाभी जाने की बजाय बाहर आई और गिनीश के गले लगी। साथ महावीर भी था। मोरे किचन में शायद रिफ्रेशमेंट का कह रही थी। आज कैसे चक्कर लगा ली इनके पास बैठ के पूछा, बस बहुत दिल कर रहा था आप लोगों से मिलने का। महावीर के घर आना चाह रहा था, तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलें, तो बस अब तुम्हारे साथ में। गुड किया। इज़्ज़त वैसे ही रेस की वजह से खुश थी। मूड अच्छा होने की वजह से वो गिनी से खुल के गपशप करने लगी। महावीर इन्हें मसरूफ़ देखकर अपने कमरे में आ गया। मामू से बात होने के बाद उसने आसाम से बिल्कुल राब्ता ख़त्म कर दिया था। वो खामोशी से इसके बीच से हट गया था। अगर इश्क़ इसकी होती तो पहले ही मिल जाती। अब जो था इस पर खुश रहना था। फ्रेश होने कर होके वो नीचे आया। मोरे भाई की शादी कर दें, पहले तुम्हारी कर दें। क्यों मेरी क्यों? मैं भाई से छोटी हूँ तो असूलन भाई की ही पहले होनी चाहिए। हाँ, ताकि तुम रोज़ अपनी भाभी से लड़ो। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। बड़बड़ाई परवशन इससे बुरा। चले देखते हैं क्या होता है। कुछ देर बैठने के बाद गिरीश इज़्ज़त के साथ इसके रूम में आ गई। तुम्हारी बात कहीं तय तो नहीं हुई? बातों में ऐसे ही पूछ लिया। नहीं, फिलहाल तो नहीं। साथ वो रईस के डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। कोई पसंद झटते इसे देखा। इज़्ज़त ने नज़र उठाकर इसे देखा। नहीं, तभी मैं सर हिलाया। वो खामोश हो गई और सुनाई। मैं एक मशवरा दूँ जी, अगर कोई पसंद होता है तो इससे डायरेक्ट बात करना, कमज़ोर बन के बैठी मत रहना, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है। लड़का तो मान जाएगा, लेकिन वालिदैन को भी मनाओ। बाप और भाई की इज़्ज़त की खातिर खुद को, अपने दिल को कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे तुम्हारे माँ या बाप ने पैदा नहीं करने। इस शख्स के साथ इस शख्स के साथ तुमने सोना है, इसीलिए खुद फिर आवाज़ उठाओ। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तुम शख्स के साथ सो तो जाओगी, लेकिन तुम्हारा दिल राज़ी नहीं होगा, तो फिर ये ज़ना से बदतरीन अमल है। ना तुम अपने शोहर से वफ़ा कर पाओगी, ना अपने अल्लाह से जिस्म फरोशी होगी। एक ज़न चाहिए मर्द के साथ सोना ऐसा ही है, जैसे एक खारदार झाड़ी पे रेशम का कीड़ा फेंक दिया जाए और फिर उसे खींच लिया जाए। तकलीफ़ ऐसी होती है कि तुम सोच नहीं सकती। वो खामोशी से इसे सुन रही थी। मैं आपको कुछ बताऊँ? इज़्ज़त ने इसे देखा। हाँ, ज़रूर। मैं अपने मामू के बेटे से प्यार करती हूँ, वो भी। लेकिन हमारी फैमिली इज़्ज़त ने एक-एक करके सारी बात बता दी। मुश्किल मरहला मामू को मनाने का है। सारी बात समझने के बाद इसे देखा। जी, वो राज़ी हो जाएँ तो सब ठीक हो जाएगा। ओके, अपनी अम्मी को मनाना मुझ पर छोड़ दो, उन्हें मैं सँभाल लूँगी। इज़्ज़त के लिए वो दिन बहुत अच्छा था। कैसी हैं डियर वाइफ? वो तेज़-तेज़ चलता हुआ होटल में दाखिल हुआ था। ज़ह-नसीब आज खुद से याद किया। प्रीशे अपने ऑफ़िस में बैठी थी। जी, बस काम था। अगर आप इस वक़्त फ्री हैं तो अनर्सम होटल फर्जी नाम में तशरीफ़ ले आएँ। वो वहाँ मीटिंग के सिलसिले में आया था। आज इसकी एक जानी-मानी कंपनी के साथ डील थी। फैक्ट्री की तमाम मशीनरी लग चुकी थी। आज शाम को इसका इफ्तिताह था और ये नया काम तमाम परेशानियों को ख़त्म करना चाहता था। हाय! फ़ोन बंद करते वो मतलूबा टेबल के सामने रुका, फिर सर हिलाते कुर्सी सँभाली। मीटिंग में आधा घंटा लगा था और आज डील फाइनल हो गई। इनके जाने के बाद असाम ने रिसेप्शन से रूम की चाबी ली थी। फिर प्रीशा के रूम टैक्स करके दूसरे एरिया में आया, जिस तरफ रिहाइश थी। प्रीशा की गाड़ी को एंट्रेंस से दाखिल होते देखा, फिर अपनी गाड़ी तरफ करते आते फ़ाइल निकाली और इसके रूम में पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। प्रीशा पर्पल कलर की शर्ट के साथ व्हाइट ट्राउज़र पहने फ्रेश लग रही थी। वालेकुम सलाम। आओ। रूम फर्नीचर चेक करते, इसमें से जूस ने निकाला। रूम फ्रीज़र चेक करते
اس میں سے جوس نکالا اور نکال کے پیچھے کو دیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی، یہ لو، اسے پکڑاتے خود صوفے پر بیٹھ گیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے ٹیک لگائے پیچھے جو جوس پکڑے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج ہے تو ہے، کب سے جو ذہن میں آ رہا تھا اب زبان پہ آیا۔ ہاں بالکل ہے، خیر خیریت ہے۔ پھر سامنے ٹیبل پہ فائل اٹھائی جو اس نے آتے ہوئے رکھی تھی، یہ تمہارے لیے، اور اس کی طرف بڑھائی۔ یہ کیا؟ اس کے ہاتھ سے فائل لی، خود دیکھ لے واٹ، وہ بلکہ نہ چپکا سکی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میری جاب نہیں، یہ غلط ہے۔ وہ جاب سے فائر کے پیپر سے اسے سرکاری جاب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ایک اور سرپرائز بھی ہے، فائل آگے کھولو۔ وہ مزے سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، اسے پیج پلٹے، آگے ڈیوورس پیپر تھے۔ اسام، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چیخی، پیپر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ تمہارے کیے کی سزا ہے، خود ہی نکاح کیا تھا۔ شرٹ سیدھی کرتے وہ کھڑا ہوا، اور تمہارے یوں چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گی اسام، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے پلیز۔ وہ اس کے قریب آئے، پیچھے ہٹو، اسے جھٹکے سے ڈائریکٹلی کہا، نہیں، میں آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دوں گی، آپ میرے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ اس نے تیزی سے اپنی شرٹ پھاڑ دی، پھر کھینچ کے سامنے شرٹ کے بٹن بھی کھول دیا۔ آپ میرے لیے ہر قیمت پہ حاصل کروں گی، وہ ہذیانی ہوئی چلائی تھی۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے، اسے خود سے دور کرتے وہ باہر کی طرف لپکا، کیونکہ وہ اب اس پہ نیا الزام لگانے والی تھی۔ مجھے نہیں، عشوے کو طلاق دینی تھی۔ یہ پیپرز پھر اس کے پاس آئے، سے چپکی شرٹ کندھے سے چپکی شرٹ، اب دور ہٹے مجھ سے۔ خون خوار نظروں سے دیکھا، وہ گھبرایا، اس نے پینترا بدلا، آپ نے میرا ریپ کیا ہے۔ وہ پھاٹے کپڑوں میں اپنا جسم چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اونچی آواز میں کہتے اسے شوق کر کے، عورت کے کیسے کیسے روپ ہوتے ہیں، جو شٹ اپ، تم جیسی بازاری عورتوں کے ڈراموں میں نہیں آتا۔ اپنے شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ باہر کی طرف لپکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی آواز اونچی تھی اور وہ لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے۔ میں خودکشی کر لوں گی، تمہیں اسے طلاق دینی پڑے گی ہر حال میں۔ وہ اس کے سامنے آئی، میں اسے نہیں طلاق دوں گا، اسے دھکا دیتے سائڈ پر کیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا کر چکا ہوں، بہت شوق ہے نا میرے بچوں کی ماں بننے کا، تو اب بنو۔ میں نہیں مانتی انہیں۔ کسی نے پیپرز اٹھا کے پھینکے۔ آپ میرے ساتھ یہ ظلم، اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی نہیں جانتی تھی، چلو فیس ٹو فیس سن لو، پھر سکون ہو جائے گا۔ وہ رکا، میں آسام سے ایک پورے ہوتا آواز میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ اس کی خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس سے اسے ان چند ماہ میں عشق ہو گیا تھا۔ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ نہیں اسام پلیز، میں مر جاؤں گی، آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ وہ اسے مار گیا تھا، بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تھا میں مر جاؤں گی۔ اس کے کندھوں کو تھاما اور بلا سے اب میری بلا سے آپ جنوں میں جائیں۔ خود سے چپکتے اس لڑکی کو دور کیا، اس نے ابھی ہاتھ لگایا تھا اور وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی تھی، لیکن اس ستم گر نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا اور باہر نکل گیا۔ ہم لوگ عشوے کی طرف کو آتے ساتھ ریاض کی شادی کا بھی بتا دیتے۔ حمید صاحب ابھی کم سے واپس آئے تھے۔ عائشہ نے پانی کا گلاس پکڑتے انہیں دیکھا، ابھی چلنا ہے انہیں پورا، مطلب ابھی تھکا ہوا گھر آیا ہوں تو ابھی پھر نکل پڑو۔ نہیں پوچھ رہی ہوں، آپ بس بندے کی بےعزتی کر دیا کریں۔ منہ پہ خالی گلاس پکڑے ناراضگی سے دیکھا، میں منہ ہاتھ دھو لوں، روٹی پکاؤ تم۔ وہ اٹھ کے اندر چلی گئی۔ عائشہ بیگم کچن میں آگئی۔ 5 روٹیاں بنانی ہوتی تھیں جو بنانے میں مدت سے 15 منٹ لگے۔ حمید صاحب لاؤنج میں واپس آ چکے تھے کھانے کے انتظار میں، جب رئیس کہیں سے باہر سے آیا۔ السلام علیکم، ان کے ساتھ بیٹھا، آ کر ان کے ساتھ بیٹھا۔ وعلیکم السلام، کیسا رہا انٹرویو؟ اچھا ہو گیا، وہ صبح 9 بجے گیا تھا، 2 بجے واپس آیا تھا۔ لیٹ کچھ دنوں میں وجہ شاید کچھ دنوں میں مل جائے شاید۔ چلو ٹھیک ہے، تم کام شروع کرو گے تو سہارا ہوگا۔ کھانا کھا لیں، اتنی دیر میں کھانا لگ چکا تھا۔ پھر ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے عائشہ کچن میں برتن دھونے لگی تو رئیس نے موقع ملتا بابا سے بات کرنے کا سوچا۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اگر وہ ماما سے کرتا تو انہوں نے صاف انکار کر دیتا، بابا شاید کچھ مدد کر دیتے۔ ہاں بولو۔ وہ نیوز چینل لگا رہے تھے، ماما شادی کا کہہ رہی تھی۔ ہاں پتہ ہے مجھے، اس نے چنبے سے دیکھا تو میں سوچ رہا ہوں۔ وہ رکا، ایک دم سے کہہ دینا بھی آسان نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ری ایکشن ہوتا ہے ان کا۔ کیا سوچا؟ وہ اب اسے دیکھ رہے تھے کہ اگر کرنی ہی ہے تو پھپھو کے گھر سے ان کے تاثرات دیکھتے وہ ہٹا گیا۔ عزت بڑی ہے تم سے، انہیں شاید برا لگا۔ بڑی ہے تو کیا ہوا، شادی تو ہو سکتی ہے نا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا، وہ ٹھٹکے۔ تم اسے پسند کرتے ہو، جانتے ہوئے پوچھا۔ جی او اچھا ہے نا، انہیں کام کرنے بھی آتے ہیں۔ باہر سے کیا پتا وہ ماما کی ہیلپ کرے یا نہ کرے، الٹا ماما کو اس کی خدمت کرنی پڑ جائے۔ اب تم ڈرا رہے ہو؟ وہ ہنسے۔ ٹھیک ہے، تمہاری ماما سے خود بات کروں گا میں، تم کچھ مت کہنا، ایسے ہی ہاتھے سے اکھڑ جائے گی۔ اوکے، اسی لیے آپ سے بات کی ہے پہلے، اور
بہت شکریہ مدد کے لیے، اسے واقعی سکون ملا۔ آگے پڑھائی کا بھی سوچو، بس شادی اور جاب کا نہیں۔ حمید صاحب نے اسے کھینچا۔ ٹھیک ہے، اس بار میں بھی سوچ رہا ہوں۔ انہیں تسلی دی۔ پھر کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے چلا گیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی اسام کے اس برتاؤ سے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے، اس لیے وہ یہاں سے بھیج دینا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کبھی کسی مرد کے دل پر راج بھی کر سکے گی یا نہیں۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ لٹکتے فانوس کو دیکھ رہی تھی، اور وہ ان کی سیکنڈ وائف۔ انہوں نے ایک اور شادی کر لی، اور اف، میرا کیا ہوگا؟ وہ مجھے واپس بھیج دیں گے؟ عجیب و غریب سوچیں بھٹک رہی تھی۔ کاش انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی۔ ویارے تو بڑی جیلسی ہوتی ہے نواب صاحب کو، ویسے تو بڑی جیلسی ہوتی ہے نواب صاحب کو، جب میں گیر کا نام لوں۔ اور خود اسے ابوجن کے ساتھ غصہ بھی آ رہا تھا۔ اصولاً تو مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، اور محترمہ خود میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اب میں ایسا کروں گی، آ جائیں ذرا، دیکھنا کیسے تنگ کرتی ہوں۔ ہاں میں تنگ تو کر لوں گی، لیکن کیسے؟ انہیں ہرٹ بھی ہونا ساتھ، کیسے وہ سوچ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ دیکھتی ہوں، جلدی سے ابان کے روم میں آئی۔ ہیلو، وہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ جی مما آئی۔ وہ اپنے گیم سے اٹھا۔ وہ بیٹا میں یہ لے لوں؟ مجھے ضرورت ہے۔ سائڈ پر پڑے ٹیبل لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ جی لیپ ٹاپ ابان کا تھا، جو اسام نے خود لے کر دیا تھا تاکہ وہ نیو چیزیں سرچ کرے۔ اس میں جو جی میل لگا تھا، وہ جی میل اسام کے پاس بھی سیو ہو رہا تھا۔ پچھلے لیپ ٹاپ پہ لیے اپنے روم میں آئی، پھر روم پر یوٹیوب اوپن کی، پھر سرچ کیا ویز ٹو انوائے ہسبینڈ، شوہر کو تنگ کرنے کے طریقے۔ بہت ساری ویڈیو سامنے شو ہوئی، کچھ تو بہت رومانٹک طریقے تھے، یقیناً سبھی ایسے تھے، اور کچھ بہت شرارتی ٹائپ کے۔ اس کا اور اسام کا اتنا فری ریلیشن شپ نہیں تھا کہ وہ یوں چھیڑنے والی حرکتیں کرتی۔ بہت ساری ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے ایک آئیڈیا پسند آ ہی گیا تھا۔ اب اس کی تیاری کرنی تھی۔ پہلے لیپ ٹاپ ابان کو واپس کیا، پھر اسام کے لیے تیاری شروع کی۔ رات کو اسام کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو چکے تھے۔ اسام 10 بجے گھر آیا، لاؤنج پر نظر دوڑائی، سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ دیر سے سیڑھیاں چڑھتا پھر کمرے میں آیا، کمرہ بھی خالی تھا۔ وائلنگ اور وائلٹ اور کیس سائڈ ٹیبل پہ رکھتے، ٹائی کھولی، پھر جوتے اتارے، شرٹ اتار کر وہ ڈریسنگ روم میں گیا تاکہ کپڑے لے سکے، لیکن یہ کیا، اس کے سارے کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ ٹوٹلی ساری وارڈروب بکھری الجھی، کچھ کہاں واٹ از دس؟ وہ صدمے میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس لیے وہاں سے باہر نکلا، یہاں بھی پھر اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی، کہاں اس کی سب پرفیومز کی بوتلیں خالی تھی، جیل کریم سب خالی تھی، ساتھ ہی عشرے کی تمام چیزیں ٹھیک ٹھاک اپنی اصلی حالت میں رکھی ہوئی تھی۔ عشرے کہاں ہے؟ دروازہ کھولتے وہ آواز لگائی، پھر پورا گھر دیکھ لیا، عشرے کہیں نہیں ملی۔ باہر لان میں آتے دوبارہ آواز لگائی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوا، کہاں جا سکتی ہے؟ ایک بار پھر سارے رومز، کچن تک کے راز بھی چیک کر لیا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی نہ۔ دوسری طرف عشرے سب کچھ خراب کر کے خود اسام کی سب سے فیوریٹ شرٹ پہن کے، اسی کے شارٹس جو اس کے گھٹنوں کے نیچے تک آ رہے تھے، پہلے اسٹڈی روم میں بک ریکس کے پیچھے کھڑی تھی۔ پھر اسام پاگلوں کی طرح کئی چکر پورے گھر کے لگا چکا تھا۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا۔ پھر کچھ یاد آیا اسے، وہ کیوں بھول جاتی تھی۔ پھر موبائل نکال کے عشرے کی لوکیشن جی پی ایس اس کی گردن کے پیچھے لگایا گیا تھا، اس سے وہ کبھی بھی اسے ٹریس کر سکتا تھا۔ لوکیشن اس کے روم کی آئی تھی، کمرے میں آیا، پھر ایک جگہ خالی تھی۔ جب اس نے چیک نہیں کی تھی اسٹڈی روم، اگر یہاں ہوئی نہ تو اسے شدید اریٹیشن ہوئی، ایک تو اس کا سب کچھ خراب کیا اور اوپر سے غائب بھی تھی، اور اب ملی بچی تو اپنے ہی روم میں اسٹڈی چیک کرتے اس نے ریک کے پیچھے جھانکا۔ وہ مزے سے کھڑی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اسام نے لائٹ آن کی، لیکن پھر بھی وہاں اندھیرا ہی لگ رہا تھا۔ عشرے نے آنکھیں بند کر کے آگے ہو کر دیکھا کہ اسام کہاں ہے، لیکن وہ دوسری طرف سایہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عشرے کی چیخ نکلی، آہا آپ کب آئے؟ وہ اپنا حلیہ بھول چکی تھی۔ فریج سے باہر نکلی، روشنی میں آتے ہی وہ آوازیں اسام کو نظر آئی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ اسام کو بہکانے کی کوشش میں تھی، شاید اسے دیکھ کر سارا غصہ جا کی طرح بیٹھا۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسے بازو سے پکڑ کے اسٹڈی سے باہر لے کر آیا،
वो कभी इसके पीछे पीछे थी। वो चोर घुस आए थे, उन्होंने सारे कपड़े खराब कर दिए और वो बिना शर्ट के इसके सामने खड़ा था और इसकी कलाई हनूज उसके हाथ में थी और उसकी आंखों में देखना चाहा, लेकिन वहाँ तो लगी चमक थी। ईश्वर को गड़बड़ का एहसास हुआ था। जल्दी से इससे बाजू छुड़वाया और आपके सारे कपड़े खराब कर दिए और परफ्यूम भी दूर होते तेजी से बोल रही थी और आपके कपड़े नहीं खराब किए, बस मेरे से ही दुश्मनी थी। चोर को चौड़े सीने पर पहले बाल और मजबूत कसरती बाजू पिछले परेशानी से इसे देख रही थी। मगर मुझे क्या पता, शायद हाथों को मसलते इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। आसामों पे मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश करते खुद पर जब्त किए हुए था। आपने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? वो उसके करीब हुआ, इसकी नजर उसकी होंठों पर थी, पर जुबान फिरते वो खौफजदा नजर आ रही थी। वो मेरे कपड़े, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। वो उसे तंग कर रही थी, उल्टा खुद ही हो रही थी, अजाब में फंस चुकी थी। ये मेरी शर्ट उतारे, मेरे पास और कपड़े नहीं है। इसके करीब होता इसके पीछे सिरकी यहाँ इसके सामने, यहाँ आपके सामने चुप चेहरे पर हाथ फेर के पूछा, जी। मेरे सामने शर्ट उतारे और पीछे होते ईश्वर को पेड़ से शर्ट पकड़ के रोका। मैं कैसे उतारूं? ऐसे सामने शर्म नहीं आती आपको? नहीं आती शर्म, बहुत बार बता चुका हूँ। बाल से पकड़ते दरवाजे के साथ लगाया, फिर दरवाजे पीछे से लॉक कर दिया। लॉक की क्लिक पर ईश्वर का दिल बंद हुआ। इसे पीछे धकेलने के लिए अपने हाथ इसके सीने पर जमाए। कभी क्या कर रही है? अपने दोनों तरफ आसाम के मजबूत बाजू फैलते इसके हाथ कांपता हुआ अपनी शर्ट उतारे, इसके हाथ पकड़े। नहीं, मैं ड्रेसिंग रूम में। वो सर झुका के इसके हाथों को अलग अलग हाथों में पकड़ के दोनों बाजू पीछे की तरफ घुमाए। इसे एक हाथ लगाया, इसके होंठों इसके सीने से टच हुए तो सुलग कर रह गए। तो छोड़े मुझे, मैं सर पीछे करते वो खुद को इससे दूर करना चाह रही थी। आसाम इसकी फूलती सांसों को सुनते झुका और इसकी इसकी नोक पर होंठ रखे। वो खौफ की वजह से कुछ ज्यादा ही बाहर निकल आई हुई थी। ये नोक सिर्फ मेरे होंठों के लिए बनी है। अपना नाम छोड़ते हुए साकित कर गया। अब खुद उतारेंगी या उतारूं? बालों को कैसे से आजाद करते इसके लाल टमाटर गाल देके इसकी आंखें एक जगह पर साकित हो चुकी थी। मगर मुझे जाना है। एक बार फिर जोर लगाया, सामने से मजबूती से खुद में कैद किया था। वो फिर फड़फड़ा के रह गई। गर्दन पर बिखरे बालों को पीछे करते वो फिर झुका। इसमें पछता रही थी, काश मैं ये हरकत ना करती। हमेशा वो खुद ही क्यों फंस जाती है इसकी बातों में। कांपते वो बेबसी से आसाम की मोहब्बत खुद पे निछावर होते महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह वो आसाम के उठने से पहले ही वहाँ से गायब हो चुके थे। सामने ने अभी वो शॉर्ट्स पहनी थी जो कल ईश्वर ने पहनी थी। आज ढूंढने से पहले ही इसने मोबाइल पे उसकी लोकेशन देख ली थी। वो इसे टेस्ट करता अबान के रूम में आया था, इसके साथ बिस्तर पे सोई हुई थी। ईश्वर अभी भी नाराज हो रही थी। मुझसे पहले जब मुस्कुराया, अबान भी सो रहा था। वो चलता हुआ इनके करीब आया। गुड मॉर्निंग। जो थे ईश्वर के गाल पर लग रखे थे, अंगूठे से साफ किया। ईश्वर की पलकें लरस रही थी, मतलब वो जाग रहे थे। अपने रूम में चले। यहाँ क्या कर रही है? इसके बाल सही करते कान में बड़बड़ाया। ईश्वर की आंखें खुली और सामने मुस्कुराहट छुपाई। नहीं, हरगिज नहीं। कंप्यूटर मजबूती से तापते रफे में सर हिलाया। क्यों? वो इसकी हरकत समझ रहा था। कुछ नहीं कहूँगा, अभी आवाज हो रहा है, इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। खुद ही खड़े होते ईश्वर को अपने बाजू में भरा और कंप्यूटर समेत आसान के बाजू में झूल रही थी। कर क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। वो परेशानी से चिल्लाई। आवाज से पहले कसमसा रहा था। एकदम से उठ के बैठा, फिर अपनी आंखें मसलती, कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा? बाबा, आपने मम्मा को उठाया हुआ है? जब यकीन हुआ तो हुआ कि जो वो देख रहा है वो सच है, तो पूछा। आसाम और ईश्वर किसी को देख रहे थे। ईश्वर खौफजदा सी और आसाम सीरियस अंदाज में, मतलब आप भगवान जागे हैं तो इन्हें प्राइवेसी नहीं मिली थी? वो बदलता हुआ, मैं आपकी मम्मा को लेकर जा रहा हूँ, आप आ जाना। वापस मुड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मुझे भी ऐसे ही बाहर लेकर जाया करे। इसकी आवाज में उदासी थी या क्या था? आसाम के पैरों जैसे किसी ने कैद किए। पहले मम्मा मुझे ऐसे बाहर लेकर जाती थी जब मैं छोटा सा था। हंसता थी शायद, जो अबान के दिल में बाकी थी। ना बाप का प्यार मिला था, ना माँ का। सामने ईश्वर को नीचे उतार दिया, फिर वापस आते अबान के पास बैठा। मर्द को उठाना नहीं पड़ता, बल्कि मर्द खुद सहारा बनता है। खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं तो किसी और के बाजू की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी आंखों में देखा। ईश्वर खामोशी से खड़ी इन्हें देख रही थी। मैं भी मर्द नहीं हूँ? इसने फिर भी बाजू खोल दिए। उठा ले। ईश्वर से देखा नहीं गया तो बोल पड़ी, बच्चा है अभी अभी, इसे मोहब्बत की जरूरत है। सामने से गोरा उठा ले, नहीं तो मैं उठा लेती हूँ। वो आगे बढ़ी लेकिन आसाम ने रोक दिया। मैं उठा लूंगा। फिर आसाम से उठाकर बाहर लाया। नीचे ही मुंह हाथ धोते वो लोग टीवी लॉन्च में आए।
आंटी अभी तक नहीं आई थी। ईश्वर ने खुद ही नाश्ता बनाया था। 3 पराठे और ब्रेड के साथ जैम, चाय थर्मस में डालते इन दोनों को देखा। अबान आसाम के बाजुओं के साथ टेक लगाए बैठा बातें कर रहा था। आसाम भी अब ठीक था, इसकी बातों के जवाब देता मुस्कुरा रहा था। हम लोग फार्म हाउस देखने चले। दादा अबू का नाश्ता करते अबान के जहन में ख्याल आया। सामने ईश्वर को देखा कि वो जाना चाहती है। ईश्वर ने हाँ में सर हिलाया। ओके डन, शाम को चलेंगे, अभी मुझे काम है। नाश्ता करके वो कमरे में आया। कपड़े तो और कोई नहीं थे, वही शर्ट पहनी थी जो रात को ईश्वर ने पहनी थी। इसे हालत में जाता देख के अबान और ईश्वर दोनों हंस पड़े। आसाम इन्हें ढूंढता बाहर निकल गया। ऑफिस में इसके कुछ ड्रेसेस रखे थे, वो मैनेज कर लेता, लेकिन अब लीव भी लेने थे। इसका इरादा था वापसी पर लेता है। छत पे वो नॉवल पढ़ रही थी। जैसे ही इसका मैसेज आया, वो पेज फोल्ड करके बाहर आई। सामने सामने परवैशा बेगम किशमिश खाते ड्रामा देख रही थी। यार ये तो हर वक्त किशमिश ही खाती रहती है, फिर भी इसका दिमाग नहीं चलता। इसे ऊपर की तरफ जाते देख के घूरा। मैं अभी आती हूँ। छत की तरफ जाते इन्हें कहा कि पूरी समस्या कहा कि फिर ऊपर आई तो रही जिसका इंतजार कर रहा था। हाय खैरियत, दीवार के करीब आते पूछा। हाँ, एक गुड न्यूज देनी थी। वो दीवार के ऊपर बाजू लटकाया बोला। क्या? वो एक्साइटेड हुई। गैस करो। नहीं पता नहीं, खुद बताओ। फिर भी सोचो तो सही। एक्साइटेड किया। तुम्हें जॉब मिल गई? खुशी से कहा। नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलती। वो उदास हुआ। इसके अलावा हमारी बात की तुमने? घर सोचते हुए इसे देखा। हाँ बाबा तो मान गए हैं। क्या सच में? वो खुशी से उछली। हाँ सच में। पहले उन्होंने एतराज किया था कि बड़ी है, लेकिन फिर मान गए। और मामी, उन्होंने क्या कहा? वो खुश थी। चलो किसी बड़े का के कानों तक तो बात पहुंची। वो इन्हें अभी नहीं बताया। बाल को जाते वो बाबा कह रहे थे खुद ही बात कर लेंगे। अगर हम लोगों ने की तो हो सकता है वो जिद में आ जाए और इनकार कर दे। हाँ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पहले भाई के लिए कितना उन्होंने चाहा था, लेकिन मेरी मामा की वजह से नहीं हो सका। अगर वो मान जाती तो आपने बात की मोरे से या बाबा से? रईस ने पूछा। नहीं, मैंने इन दोनों से बात नहीं की, अलबत्ता भाई से भाभी से बात की है। वो कह रही थी वो मोरे को मना देंगी। बाबू तो वैसे ही मान जाएंगे, सारा मसला ही अम्मियों का है। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैं बस ये बताने आता। अच्छा जॉब का क्या बना? इज्जत ने से रोका। इंटरव्यू दिया है, लेटर नहीं मिला। पता नहीं मिलेगी जॉब या नहीं। चलो मिल जाएगी, टेंशन ना लो। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं इस महंगाई के दौर में। जॉब के बिना गुजारा भी नहीं है और जॉब मिलती भी नहीं। इतनी आला डिग्रियों वाले घर में बैठे हैं। हाँ ऐसा ही है। वैसे आपकी तो है ही, आप ही कमा के खिला देना। शौहर को से छिड़ा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम घर के काम क्या करना झाड़ू पोछा। मैं जॉब पे जाया करूँगी। ठीक है, तो फिर मुझे शादी करने की जरूरत ही क्या है? ऐसे ही कर लेता हूँ मैं घर का। ऐसे ही काम कर लेता हूँ घर का। वो दोनों एक दूसरे की टांगें खींच रहे थे जब नीचे से परवैशा बेगम की आवाज आई। नीचे आ जाओ, अब सालन बनाना है। आती हूँ मोरे। एक तो तुम्हारी सास है, मुझे सांस नहीं लेने देती। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो। 6 दिन से एक ही नॉवल पढ़ रही हूँ, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। अच्छा करती है ना, काम लगा के रखती है। क्या पता ससुराल वाले भी काम वाली हो। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। रईस पास पड़ा पत्थर उठा के इसे डराया। ओके बाय। फ्यूचर वाइज प्लानिंग फ्लाइंग किस इसकी तरफ उछालता। वो नीचे भागा। इज्जत पीछे कितनी देर खड़ी हंसती रही। पागल, अब मोहब्बत हो गई है तो क्या किया जा सकता है। वो भी नीचे आ गई सालन जो बनाना था। आसाम के आने में भी वक्त था और अफगान लॉन में नए पौधे लगा रहे थे जो माली लेकर आया था। मामा, हम लोग जब फार्म हाउस जाएंगे तो वहाँ से और भी पौधे ले आएंगे। वहाँ सब्जियाँ भी हैं। बाबा और मैं भी कभी कभी जाते हैं। वो इसे बता रहा था। नन्हे हाथ मट्टी से भरे हुए थे, साथ साथ वो कपड़ों से साफ करता इन्हें भी गंदा कर रहा था। वो लोग पौधे लगा चुके थे। आसाम की गाड़ी भी गेट सेंटर हुई से पहुंच में खड़ा करके वो सीधा इनकी तरफ आया। क्या हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन? वो अब अलग कपड़ों में था। इसमें देख के चौंकी। ऑफिस में थे, इसकी हैरानगी को महसूस करते इसे बताया। मैंने कुछ पूछा। मुंह बनाते वो बाल की तरफ मुतवज्जो हुआ। आप बिला वजह ही नाराज हो सकती हैं। कहकर वो अपने रूम की तरफ चल दिया। आप लोग भी चेंज कर लें, अगर जाना है तो। ग्लास डोर खोलते इन्हें भी बुलाया। अबान हाथ फिर कपड़ों से साफ करता अंदर की तरफ भागा। इससे भी अंदर आई। पहले अबान को कपड़े निकाल कर दिए। खुद बात है
لے لیتے ہیں، پھر خود بات لے لیتے ہیں، جی میں سب کچھ کر لیتا ہوں، 6 سال کا ہونے والا ہوں، سینہ چھوڑا کرتے اسے دیکھا، پھر شرٹ اتار کے باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کے باہر آنے سے وہ وہی رہی تھی، مما میں تیار ہو جاؤں گا، آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں، اسے بھیجا، پھر وہ خود تیار ہونے لگا۔ دراصل اس کے اپنے کمرے میں سے جانے سے جھجک رہی تھی، لیکن آنا بھی تو ضروری تھا نا۔ ناچار روم میں داخل ہوئی، کام اسٹڈی سے نکل رہا تھا، اسے دیکھ کے دھیمی سے مسکراہٹ کے چہرے کا اٹک گیا۔ کیسے آنا ہوا مسز، اسے چھیڑا، میرا روم ہے، یہاں آؤں یا نہ آؤں؟ وہ اترائی۔ اچھا چلے، اچھی بات ہے، تیار ہو جائیں آپ بھی۔ وہ شاید فریش ہو چکا تھا، شرٹ ہلکی سی بھیگی بھیگی تھی۔ یہ آپ کے لیے شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھایا، یہ کیا ہے؟ اسے وہ کہتے کھولا، دیکھ لیں۔ اس کے اندر ساڑی تھی، رائل بلو کلر کے، آسام کے کوٹ کا کلر بھی رائل بلو تھا۔ یہ ابھی باندھوں؟ وہ ساڑی دیکھ کر خوش ہو گئی۔ جی اسباب میں سر ہلاتے وہ موبائل چیک کر رہا تھا۔ عشوی جلدی سے باتھ روم میں گھس گئی، 5 منٹ اسے نہانے میں لگے اور آدھا گھنٹہ ساڑی باندھنے میں وہ مشکل اسے اٹکا کے سیٹ کرتے باہر نکلی۔ شکر ہے آسام سامنے نہیں تھا، سیفٹی پن نکالتے سامنے رکھی، میں مدد کر دوں؟ وہ جو پلو کندھے پر سیٹ کر رہی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ آپ کو ساڑی باندھنا اچھا لگتا ہے؟ آپ کو ساڑی باندھنا اچھا لگتا ہے؟ وہ کف سلنگز بند کرتے اس کے قریب آیا۔ جی وہ 2 قدم پیچھے سرکی، آسام نے جھٹکے سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا۔ اس کا پلو ابھی انپن نہیں ہوا تھا، نیچے گرا۔ آسام نے دوسرا ہاتھ سے کھینچ لیا۔ عشوی نے شرم سے ہتھیلی آنکھوں پر جمائی، وہ جن لمحوں سے بچ رہی تھی وہ بار بار ان کے درمیان آ رہے تھے۔ اسے چھوڑے، میں کر لوں گی۔ وہ اس کا پلو بالکل الگ کر چکا تھا۔ آسام نے کلائی پکڑتے اس کے ہاتھ پیچھے کیے، مجھے باندھنی آتی ہے؟ چلتے کال پر ہون کرتی ہوئی ایک بار پھر اسے مدہوش کر کیا تھا۔ وہ شرم سے دوہری ہوتی سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جب ٹھک سے دروازہ کھلا۔ عشوی کو آسام نے اپنے پیچھے چھپایا، اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پیچھے ہوگی۔ میں تمہیں اس کے ساتھ خوش نہیں رہنے دوں گی۔ پسٹل آسام کی طرف باندھتے وہ آگے بڑھی۔ تم کچھ نہیں کرو گے؟ پسٹل نیچے رکھو۔ وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ عشوی نے کانپتے ہاتھوں سے پلو لپیٹا تھا، میں مار دوں گی تمہیں۔ وہ قریب آ رہی تھی، چھلانگ کھولی، لمحے کے ہزاروں حصے میں آسام نے آگے ہوتے پسٹل پکڑی، لیکن اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ آسام کے ہٹنے ہی گولی سیدھی عشوی کو لگی تھی، وہ ٹوٹتی ڈالی کی طرح زمین بوس ہوئی تھی۔ آسام نے پیچھے سے گن چھینی تھی، وہ ساکت کھڑی عشوی کو دیکھ رہی تھی، گولی تو نکل چکی تھی۔ آسام نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بھی ساکت ہوا، عشوی کی کمر سے بے تحاشا خون نکل رہا تھا۔ نہیں، وہ اس کے قریب بیٹھا، قالین پہ خون بڑھتا جا رہا تھا، گال تھپتھپائے، اسے بازو میں اٹھایا، عشوی اٹھا کے بیڈ پر ڈالا، پھر چیک کیا، گولی کہاں لگی ہے؟ کچھ نہیں ہوا، بس کمر پر ہلکی سی لگی ہے۔ پھر اسے وہیں سیدھا لٹاتے ہوئے تیزی سے اس کے کپڑے نکال کر لایا، ان کپڑوں میں تو وہ ہرگز اسے نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر آہستہ سے قدم پیچھے موڑے اور باہر نکل گئی، آنکھیں بند نہیں کرنی۔ ساڑی کے بلاؤز کی اوپر ہی قمیض پہناتے آسام نے عشوی کو آواز دی، مشکل سے اسے چینج کروایا، پلیز آنکھیں کھول کے رکھے، 2 منٹ میں چینج کروا کے اسے اٹھاتے وہ نیچے بھاگا۔ ابان جو بھائی دروازے کے پاس تھا، خوف زدہ بیٹھا تھا، انہیں جاتے دیکھ کے اٹھا۔ بابا، وہ رو رہا تھا، آپ یہیں رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ اسے کمرے میں جانے کا کہہ کر وہ باہر نکلا۔ ہلکی سی لگی ہے؟ عشوی کو گاڑی میں ڈالتا وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ 5 منٹ میں وہ قریبی ہاسپٹل پہنچا، نرسز فوراً آگے آئی تھی۔ عشوی کو اسٹریچر پر ڈالتے آسام ساتھ تھا۔ ایمرجنسی روم میں جاتے ہی ڈاکٹر نے دروازہ بند کیا، کتنی دیر وہ ایسے ہی کھڑا رہا، اس کی سفید شرٹ پہ خون لگا ہوا تھا، کوٹ اتار کے سائڈ پر کیا۔ وہ لوگ کہاں کے لیے تیار ہو رہے تھے اور پہنچ کہاں گئے؟ دل بے لگام دھڑک رہا تھا، آنے والے لمحے کتنے اذیت ناک بننے جا رہے تھے۔ پریچی، تمہیں تو چھوڑوں گا نہیں۔ میں موبائل نکالتے سوچا، پھر رفاقت کو کال کر کے ساری بات بتائی، اگر پریچی ان کے ہاتھ سے جاتی تو وہ خود کو ساری زندگی معاف نہ کر پاتا۔ دروازے کی چھوٹی سی جگہ جہاں آر پار نظر آ رہا تھا، وہاں سے اندر جھانک کر ڈاکٹرز اپنے اوزاروں سے کھیلتے اپنا کام کر رہے تھے۔ دروازے سے ذرا پیچھے ہٹے، ایک نرس باہر آئی، آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ جی میں ہی ہوں، ان کے ساتھ خون کی ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ پلیز ارینج کریں، ان کے کسی فیملی ممبر سے یا آپ اپنا وہ بتا کے چلے گئے۔ سام اس کے پاس فی الحال حمید کا نمبر نہیں تھا، انہیں کال کر کے آنے کا کے پاس فی الحال حمید کا نمبر تھا، انہیں کال کر کے آنے کا کہا، اور پھر خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم ابھی آ رہے ہیں۔ حمید صاحب اپنے کمرے میں تھے جب آسام کی کال آئی، عشوی کے پاس جانا ہے، چادر لے لو۔ موٹر سائیکل کی چابی اٹھاتے انہوں نے عشوی کو بلایا، خیریت کہاں جانا ہے؟ وہ آٹا گوندھ رہی تھی، جلدی کرو، راستے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، ہاتھ دھوتے انہوں نے کمرے سے چادر لی، بتائیں، بائک پر بیٹھے، عشوی کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹل جا رہے ہیں،
پیٹ بڑھاتے انہیں بتایا اللہ خیر کیا ہوا ہے پتہ نہیں، جا رہے ہیں جاتے ہی پتہ چلے گا آپ کو۔ کس نے بتایا؟ سامنے وہ اب چپ کر کے بیٹھو، انہیں ڈانٹتے سامنے دیکھا وہ مین روڈ پہ آ چکے تھے۔ 25 منٹ بعد وہ ہاسپٹل میں داخل ہوتے، میں نے پارکنگ ایریا میں بائک کھڑی کی، چلو تیز سے بھاگتے انٹرس میں روم نمبر پوچھا، نیچے ہی تھا، دائیں مڑ کے دور سے ہی آسام نظر آتا جو پریشانی سے ٹہر رہا تھا، انہیں دیکھ کے رکا۔ کب کیا ہوا ہے؟ اس کے کپڑوں پر لگا خون دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ عائشہ نے پریشان حال آسام سے پوچھا، گولی لگی ہے، ایمرجنسی میں ہے، پتہ نہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے اس کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا، بس نہیں پتہ چل رہا اندر جا کے خود عشوے کا آپریٹ کر لے۔ عائشہ ایک طرف بیٹھ گئی اور دعا کرنے لگی۔ حمید کلاس روڈ سے عشوے کو دیکھ رہا تھا جو بلودگی میں تھی، شاید رئیس کہاں ہے؟ سامنے حمید سے پوچھا، وہ باہر کیا اسے کال کرتا ہوں؟ نہیں میں کرتا ہوں، نمبر دے، پھر سے کال بھی آئی، میں آسام بات کر رہا ہوں، اگر فری ہو تو اس دن جس لڑکی کے ساتھ آئے تھے اسے لے کر ہمارے ساتھ چلے جاؤ، ابان اکیلا ہوگا۔ ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ خیریت بھائی؟ وہ دروازہ کھول رہا تھا۔ ہاں بس تم جاؤ، جلدی ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے، ساتھ کال کر دی، کچھ نہیں ہوگا، اسے تم تسلی رکھو۔ آسام کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے وہ خود بھی پریشان تھے۔ ڈاکٹر اپنا کام کر رہے تھے۔ 15 منٹ بعد ڈاکٹر باہر نکلا، پروفیشنلی آپریٹ ہو گیا ہے، خون کی ضرورت ہے، فیملی ممبرز ہیں تو ٹیسٹ کروائیں۔ میرا میچ ہوتا ہے، حمید صاحب نے فون دیا تھا، 3 گھنٹے بعد اسے ایمرجنسی روم سے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، ابھی تک وہ بے ہوش تھی، 12 گھنٹوں میں ہوش آنے کا ٹائم بتایا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہیلو لٹل بوائے کیا ہو رہا ہے؟ ادھر تبان کے روم کے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئی، وہ گھر کی دوسری طرف زمین پر سہما ہوا بیٹھا تھا۔ وہ کیا ہوا ہے؟ چھپ کے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ اس کے قریب آتے پوچھا، وہ ماما وہ اس سے لپٹ گیا، ماما کو مار دیا، میں نے دیکھا وہ اس سے لپٹ کر رو رہا تھا کیونکہ کچھ نہیں ہوا، وہ ٹھیک ہے، صرف خود سے پیچھے۔ تسلی دی، بابا ساتھ ہیں، ان کا خیال رکھیں گے، مجھے بھی جانا ہے۔ الگ ہوتے اسے دیکھا جانے وہ کب سے رو رہا تھا۔ ہاں ہم چلیں گے لیکن ابھی آپ رونا بند کرو، رئیس اندر ابھی وہاں آیا تھا، چلے۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا، ابھی نہیں کچھ دیر میں اسے اٹھاتے وہ لوگ باہر آ گئے، لیونگ روم میں آ کے اسے صوفے پر بٹھایا، کسی طرح سے بہلانے کی کوشش کرتے رہے۔ اسلام کی کال بھی آ گئی تھی، اس نے ابان سے بات کر کے اسے بہادر بننے کا رہنے کو کہا تھا۔ ساری کارروائی مکمل کر کے اسام روم میں آیا، عائشہ اس کے پاس بیٹھی سر پر انگلیاں پھیر رہی تھی، وہ بے ہوش پڑی تھی، گولی چیسٹ کے نیچے پسلی پر لگی تھی، آپریٹ مشکل تھا لیکن شکر ہے اب سب ٹھیک تھا۔ حمید صاحب ایک طرف بیٹھے اسی کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی خاموشی سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اپنے باپ کی خاطر کے ساتھ بیٹھے گا، وہ تو اس شخص سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن آج حالات اس موڑ پر آ گئے تھے کہ اسے اس شخص کی ضرورت پڑی تھی۔ انہوں نے کوئی گرہ نہیں کیا تھا، نہ کوئی تنگ، بس خاموشی سے اس کی مدد کر دی تھی۔ تھوڑی کے نیچے مٹھی بنائے وہ عشوے کو دیکھ رہے تھے، کچھ ہی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ آپ لوگ چلے جائیں، میں یہی ہوں۔ عائشہ کو دیکھا جو کب سے وہاں بیٹھ بیٹھ کے تھک چکی تھی۔ نہیں ہم یہی ہیں، تم جاؤ، ابان بھی پریشان ہو رہا ہوگا، ان کی بیٹی تھی، وہ تھک بھی جاتے تو وہاں سے نہیں جاتے۔ ہاں بیٹا ایک چکر گھر کا لگا لو، بچہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ حمید صاحب نے بھی فورس کیا، اس کے ساتھ رئیس اور دوسری لڑکی ہے، وہ سنبھال دیں گے۔ وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسری لڑکی کون سی؟ پتہ نہیں، عشوے کی دوست ہے، نام نہیں جانتا، عزت ہوگی۔ حمید صاحب نے اندازے لگائے، ہاں شاید۔ چلو اچھا ہے، لیکن عائشہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ خیر ابھی تک وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اسی لیے خاموش بیٹھی رہی۔ 7 گھنٹے بعد عشوے کو ہوش آیا تھا، ماما بابا کو سامنے دیکھ کے دل کو تسلی ہوئی۔ آسام باہر کچھ کھانے پینے کے لیے لینے گیا ہوا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ حمید نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے پوچھا۔ عشوے نے بس پلکوں سے جواب دیا کہ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ہم بھی ٹھیک ہیں، بس تم ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے، وہ کہہ رہے تھے۔ دروازہ کھلا، عشوے کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی تھی، لیکن وہاں آسام نہیں، نرس تھی۔ دل کو کچھ ہوا، پتہ نہیں کہاں تھا، آسام پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ نرس بلڈ پریشر چیک کر کے چلی گئی۔ عائشہ اور حمید سے چھوٹی موٹی باتیں کرتے وہ سو گئی تھی، شاید دوائیوں کا اثر تھا، اسے بہت نیند آ رہی تھی۔ آسام جب دوبارہ روم میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ حمید اور عائشہ بیگم سے اسے پتہ چلا کہ وہ ہوش میں آ چکی تھی، اب تو گھر چلے جائیں۔ اسے اندر ہی اندر غصہ بھی آیا، وہ کب سے وہیں اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا۔ اور ہاں ہم جاتے ہیں، تم خیال رکھنا۔ حمید صاحب خاموشی سے اٹھ گئے۔ عائشہ جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن جانا پڑا۔ عشوے کے گھر چلتے ہیں، ابان سے بھی ملیں گے، پریشان ہوں گے۔ عائشہ کو اصل میں عزت کی وجہ سے بےچینی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے بائک اسٹارٹ کرتے حمید صاحب نے حامی بھری، اور اگر اس کے ساتھ رکنا پڑا تو رک جائیں گے، دیکھتے ہیں نا۔ آسام نے کچھ کہا نہیں،
ہے عشوے کو تو ابھی ہاسپٹل میں ہی رکھنا ہے 3 دن، اگر ایسا ہے تو گھر لے جائیں گے ابان کو اپنے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آسام سے پوچھ لینا، اسی بات میں ہمیں ڈسکس کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہنچے تو ابان کو وہ لوگ کھانا کھلا کر سلا چکے تھے۔ رئیس اور عزت خود پہلوان میں ستاروں کے ساتھ ڈلے بیٹھے انتظار میں تھے کہ اگلا کیا آرڈر ملے گا، لیکن وہاں ماما بابا کو آتے دیکھ کے رئیس کے تو ہوش اڑے۔ اگر ماما عزت کو ساتھ دیکھ لیتی تو ضرور باتیں بناتی۔ پوری رات وہ وہیں بیٹھا رہا تھا، عشوے سو رہی تھی، حمید اور عزت واپس گھر چلے گئے تھے۔ پانی عشوے کسمسائی آسام نے پاس پڑی بوتل سے پانی نکال کے اس کے ہونٹوں سے لگایا، بس ہلکا سا سر اوپر کیا تھا، گودی ایسی جگہ لگی تھی کہ وہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ درد ہو رہا ہے، اس نے ابھی مکمل آنکھیں نہیں کھولی تھی، شاید درد کی وجہ سے ہی اٹھی تھی۔ ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، سر بیڈ پر ٹکائے سمیٹے نہیں نہ جائیں، اس نے ابھی آسام کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہی ہوں، لیکن ڈاکٹر کو تو بلانا ہے نا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ماتھے پر ہونٹ رکھے، درد سے اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ 2 سیکنڈ میں واپس آ رہا ہوں، ہاتھ رکھتے وہ باہر آیا تھا، بھاگتے ہوئے کوریڈور پار کیا، ڈاکٹر کو انفارم کر کے واپس بھی اسی انداز میں پہنچا تھا۔ رو کیوں رہی ہے؟ قریب آتے دوبارہ ہاتھ پکڑا، درد ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ آسام نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو خون نکل رہا تھا۔ اوہو، ڈاکٹر اسی وقت روم میں آیا کہ جلدی سے اس کا خون صاف کرتے، درد کا انجیکشن دیا۔ انہیں زیادہ حرکت مت کرنے دے، ابھی سٹیچز کچے ہیں، زخم خراب بھی ہو سکتا ہے، پلیز بہت سارا دھیان رکھے۔ ڈاکٹر انسٹرکشن دیتا چلا گیا تھا۔ اسپاس میں سر ہلاتے وہ عشوے کی ہتھیلی مسل رہا تھا۔ مجھے نہیں سونا۔ وہ دوبارہ سے غنودگی میں جا رہی تھی۔ مجھے نہیں، اس کی آواز بھی کافی حد تک بھاری تھی، آنکھوں سے آنسو ابھی بھی نکل رہے تھے۔ کچھ دیر بس، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے عشوے کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ سو گئی تھی۔ دوبارہ شام کو جاگی تو آسام وہیں بیٹھا تھا۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ ٹھیک، ذرا سے ہونٹ ہلے۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کچھ کھائیں گی؟ نہیں، دوبارہ نام میں سر ہلایا۔ کچھ کھائیں گی تو ٹھیک ہوں گی نا؟ کیسے کھاؤں؟ پھر سے آنکھیں بھر آئی تھی۔ پلیز عشوے، روئے مت، آنسو صاف کیے، گھر جانا ہے جب تک مکمل ٹھیک نہیں ہوتی، گھر نہیں جانا۔ کافی دیر وہ اسے بہلاتا رہا، پھر ابان اور عائشہ آ گئی تو آسام کے لیے کھانا اور عشوے کے کپڑے بھی ساتھ لے کے آئی تھی۔ ابان پہلے تو عشوے کے سر پر ماتھا ٹکا کے خوب سارا رویا، ساتھ ہی وہ بھی رو رہی تھی۔ آسام باہر نکل گیا تھا۔ اب بے شک میری اسٹیپ ماما ہے، لیکن مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ اس کے گال پر ہونٹ رکھتے خود ہی صاف کیے۔ جب تک آسام واپس آیا وہ دونوں نارمل حالت میں آ چکے تھے۔ پھر عشوے کو سوپ پلایا، کپڑے نہیں چینج کیے کیونکہ فی الحال ایسا کرنا زخموں کے لیے نقصان دہ تھا۔ وہ 3 دن عشوے کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ 3 دن بعد جب گھر آئی تو سکون کا سانس ملا۔ وہیل چیئر پر تھی جو پیچھے سے کافی نیچے کی ہوئی تھی اور کہ ایسے عشوے تقریباً لیٹی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کے اسے سامنے اٹھا کے بیڈ پر لٹایا، نیچے روم سیٹ کر دیا گیا تھا۔ دانیہ بھی واپس آ گئی تھی۔ گھر میں کافی لوگ جمع تھے۔ عشوے کو اچھا لگ رہا تھا۔ جب عشوے کو اچھا لگ رہا تھا تو آسام کو بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ان سب کے ساتھ اسے چھوڑ کے وہ خود رفاقت کے پاس چلا گیا۔ وہ لوگ اس وقت فیکٹری کے کانٹریکٹ سیٹ کر رہے تھے جب آسام وہاں واپس پہنچا۔ السلام علیکم۔ رفاقت اسے دیکھ کے کھڑا ہوا، سب ٹھیک چل رہا ہے؟ آس پاس دیکھا اور پوچھا۔ شرٹ پہ چکن تھکن زیادہ لگ رہا تھا۔ 3 دن سے بیئر سیٹ نہ ہونے کے باوجود وہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہاں کا سیٹ اپ کل تک مکمل ہو جائے گا۔ پھر پرسوں افتخار رفاقت نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ بیسمنٹ کی طرف آ رہے تھے جن کا دروازہ پچھلی طرف سے کھلتا تھا، وہاں پیٹرول کی ٹینکیاں لگائی گئی تھی۔ یہاں سب ٹھیک ہے؟ جی سر۔ ایک کام کرو، اپنی جیب سے چھوٹے چھوٹے بٹن نما کیمرے نکالے جو تعداد میں 12-13 تھے، یہ سب یہاں لگا دو۔ سب کے سب ہر کونا نظر آنا چاہیے۔ سیکورٹی رکھو، یہاں کوئی بھی آس پاس حرکت ہو تو ایکشن لینا۔ اگر میں بزی ہوں تو مجھ سے تم نے سب ہینڈل کرنا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کے کندھے پر ہاتھ سے رکھتے وہ دونوں ساتھ میں چل رہے تھے۔ مجھے کچھ انفارمیشن ملی ہے، اگلے کچھ دنوں تک یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس تمہیں اپنی آنکھوں اور کان کھلے رکھنے ہیں۔ اگر ہو سکے تو رات کو بھی یہیں رک جاؤ۔ انفارمیشن کیسی؟ پوچھا۔ ایکچولی میں نے خود کچھ سنا ہے، بس احتیاط کرو، دشمنوں کی لائن لگے گا، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پہلے ہی کرائسس سے گزر رہا ہوں، ہمت ختم ہو رہی ہے۔ وہ واقعی تھک چکا تھا، پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ صحیح کر کے سو ہی نہیں سکا۔ عشوے جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک سو بھی نہیں سکتا تھا۔ سوئے ہوئے کرپٹ لینا اس کے لیے اچھا نہیں تھا، اس لیے اسے دھیان رکھنا پڑتا تھا بہت احتیاط سے۔ ایک طرف ہی وہ صرف رخ پھیر سکتی تھی۔ رفاقت اسے باہر تک چھوڑ کے گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے آفس کچھ دیر کے لیے
गया था वहाँ वसीम था जो सब कुछ देख रहा था। 8 बजे वो दोबारा मंजिल में था, लेकिन इस जगह जहाँ पीछे थी। हाँ, एक कुर्सी खींच के इसके सामने बैठा। ओ कृष्या ओहो, कैसी है प्रीशे ने जो कसर उठाया। इतने दिनों में इसकी मोहब्बत का भूत उतर चुका था, शायद इसलिए खामोशी से बैठी रही। कैसे गुजर रहे हैं दिन, बाजू घुटनों पर लटकाए वो जरा आगे होकर झुका। कैसे गुजर सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं दिया खाने को, प्यास लग रही है पानी भी नहीं देते। इससे शदीद अभी भी उम्मीद थी आसाम से रहम दिली की। पानी चाहिए, पीछे हुआ, आसपास देखा, नहीं तो यहाँ तो नहीं है पानी, तुम्हें प्यासा रहना पड़ेगा। वो जैसे इसका मजाक उड़ा रहा था। प्लीज वो सिसकी, मैं मर जाऊंगी, मैं मारना ही चाहता हूँ। इतना तो यकीन रखो अपनी मोहब्बत पे आगे होकर इसके बाल पीछे किया। आसाम प्लीज तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो प्लीज। वो वापस पुराने प्रेशर बनी। मैं जानती हूँ तुम नफरत करते हो मुझसे, लेकिन मैं तो मोहब्बत करती हूँ ना प्लीज। आसाम वो इसके घुटनों से लिपटी थी। नफ़रत नहीं है मुझे तुमसे, नफ़रत भी एक जज़्बा है और मेरा कोई भी जज़्बा तुमसे वाबस्ता नहीं है। पीछे झुक के चेयर के नीचे लगी गन उतारी। पीछे इसका चेहरा देख रही थी जो बिल्कुल सपाट था। खामोशी, उदास गहरी आँखें। मेरे बस में नहीं है तुमसे मोहब्बत ना करना। कसम से अगर होता तो कभी भी ना करती। इसकी आँखों से इसका दिल बह रहा था, हर मोहब्बत करने वाले की तरह। वो भी चाहती थी कि अपने महबूब के साथ रहना, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो सकती थी। इसकी आंखों में देखते पीछे इसे पिस्तौल एंड दिल वाले को काम पे रखा। पीछे इसकी आंखों में देख रही थी, शायद सामने से कुछ अच्छा बोलने होगा, लेकिन नहीं हुई। ट्रिगर दबाया, पीछे के जिस्म ने झटका खाया था। फिर से गोली चली और कई गोलियां इसके दिल में बवस हुई थी। आज फिर आसाम के कपड़ों पर खून लगा था, लेकिन ये खून इसे तकलीफ नहीं सुकून दे रहा था। पीछे का जिस्म वही इसे देखते देखते बेजान हुआ, लेकिन खुली आंखें अभी भी आसाम को देख रही थी। शायद इसके लिए मौत ही आसानी थी, वरना महबूब के बिना जीना रोज मरने जैसा था। इसकी मौत तो बहुत अच्छी थी, जो महबूब के हाथ इसकी गोद में सर रखे नसीब हुई थी। तुम मुझ तक रहती तो शायद माफ कर देता। तुम मेरे दिल तक आ गई थी और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कितनी देर आसाम वहीं बैठा रहा, फिर पीछे का सर गोद से उठाकर कुर्सी पर रखा। इसकी आंखें हनूज खुली हुई थी। आसाम को बाहर निकलते वो खुली आंखों से भी नहीं देख पाई थी। एक हफ्ते बाद पीछे को एक पुलिस मुकाबले में जहाँ बहा करार देकर दफना दिया गया था। हर चीज चैनल पर यही न्यूज थी। इसकी माँ हकीकत जानती थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि गलती इन्हीं की थी। ईश्वर का जख्म ठीक हो रहा था काफी हद तक। वो अब उठ के बैठ सकती थी। नाश्ता आसाम खुद करवाता था। लंच और डिनर आयशा या इज्जत करवा दिया करती थी। कभी इज्जत वहाँ आ जाती, कभी आयशा। ये हफ्ता बस इसी आने जाने में गुजरा था। अबान का ज्यादा वक्त ईश्वर के पास गुजरता था, कुछ ना कुछ इसे खाने को देता रहता कि जल्दी ठीक हो गई। कपड़े आसाम खुद चेंज करवाता था। ईश्वर के जख्म पे बैंडेज सब कुछ खुद ही करता था। फैक्ट्री का इफ्तिताह अभी पेंडिंग पर था क्योंकि आसाम बेहद बिजी था। इसका इरादा ईश्वर से करवाने का था। अगर हालात ठीक होते तो अब तक हो चुका होता। बाबा मामा बुला रही हैं। वो बाहर लॉन्च पे बैठा था, काम कर रहा था, जब अभी ईश्वर के पास से उठकर आया था और वो फिर बुला रही थी। सारा दिन इसका यही काम है। आज से वो घर रह के ही काम करने वाला था। वो खुद ही ईश्वर की केयर कर सकता था। कितनी देर लगाई है। मामा तो पास बैठी रहती हैं। इसे देखे ही शिकवा किया। मैं अभी उठ के गया था। इसे पूरा क्यों गए थे। मुझसे कोई काम नहीं होता, पता भी है, फिर भी मुंह फुलाए नाराजगी से देख रही थी। अच्छा बताएं क्या काम है। लैपटॉप बंद करते इसके पास बैठा। कुछ नहीं, बस यहाँ ही बैठे यहाँ ही बैठे, बल्कि टीवी चला दे। सॉरी, मैंने नहीं देख सकता ड्रामे। मूवी लगा दे। ठीक है, आप मूवी देख लेना, मैं काम कर लूंगा एंड स्टडी में। साथ इशारा किया। नहीं, बस मुझे नहीं देखनी। इसे रोकने के लिए बाजू थामा। ईश्वर बाकी सबको भी ऐसे ही तंग किया करती थी। मुस्कुराती आंखों से देखा। नहीं, हर किसी को नहीं करते तो मुझे भी मत किया करे। काम करना है अब तो डबल काम है। मुझे भी काम समझ के कर ले। यहाँ दर्द हो रहा है। जख्म की तरफ इशारा किया। अच्छा। फिर अभी झट से उठते घूमकर इसकी तरफ आया। शर्ट ऊपर करे। नहीं, अगर शर्ट ऊपर नहीं करनी तो मैं कैसे देखूंगा। आप बस हाथ लगा के चेक कर ले। वो मस्जिद थी, ऐसे कैसे पता चलेगा जख्म खराब है। ये ठीक से बताते इसकी कमीज ऊपर की कुछ भी नहीं था। दर्द नजर थोड़ी आता है। दोबारा कमीज सही करती नाराजगी से देखा। जी, आप जानबूझ के तंग करने की कोशिश कर रही हैं और कुछ नहीं। ड्रेसिंग टेबल पे पड़े कॉटन को उठा के ड्रॉर में रखा।
नहीं, मैं क्यों तंग करूँगी, अगर दर्द होता तो आपके चेहरे से पता चल जाता है, इसे देखा तो अभी क्या नज़र आ रहा है, आँखें झुका के बहाना बनाया, फिलहाल तो मुझे शरारत ही नज़र आ रही है इसके चेहरे को देखकर। हसाम मुस्कुराया, ठीक है आप काम करें, अपना हाथ से इशारा करते इसे जाने का कहा, जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत काम है और वो भी इसके पास से उठ के सोफे पर जा बैठा, ये तो उठा ले, हाथ से लैपटॉप को इसकी तरफ घसीटा, ओह हाँ, वो जो इसे देखने लगा था, अब उठ के लैपटॉप उठाया, इन कुछ दिनों में वो इसकी हर अदा और अंदाज़ जान गया था इसे कैसे क्या चाहिए, किस हरकत का क्या मतलब है, अगर वो कुछ उल्टा-सीधा कर रही होती तो क्यों कर रही है? मुझे भूख लगी है, अभी इसने दोबारा काम शुरू किया था कि इसमें कि फिर आवाज़ आई, अभी कुछ देर पहले नाश्ता किया है, बेचारे जिसे इसे देखा, हाँ, तो नाश्ता किया है ना, इसके अलावा भूख लगी है, कोई स्नैक्स, बिस्किट वगैरह लेकर दें। काम भी बाहर जाने वाला था, आप भी चलें साथ, फिर लैपटॉप बंद कर दिया, नहीं मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो दर्द होता है ना, अगर मैं अकेला जाऊँगा तो आपका ख्याल कौन रखेगा, मैं खुद रख लूँगी, आप बस ला कर दें ज़िद की। ओके ठीक है, उठ के साइड टेबल से मोबाइल उठाया, फिर रफ़ाकत को कॉल की, यार एक काम कर, तो सर झुकाए शर्मिंदगी से बोला, जी जी सर, वो गाड़ी में था, अगर हो सके तो बच्चों की खाने वाली चीज़ें तो लेकर दे जाओ, स्नैक्स, बिस्किट, टॉफ़ियाँ वगैरह। ईश्वी से सच में से देख रही थी कितनी चालाकी से वो बच गया था। ठीक है, पहुँच के कॉल करना, फिर फ़ोन बंद करके वापस वहीं आ गया। आपको मैं बच्ची लगती हूँ, ईश्वे बमुश्किल बोली, हरकतें तो बच्चों वाली है, मुस्कुराहट छुपा था। दोबारा सोफ़े पर आया, ईश्वी सदमे से मुँह खोले इसे देख रही थी, वो उसे तंग करने के लिए कह रही थी, उल्टा खुद सदमे में पहुँच चुकी थी। आप खुद जाते ना, बेमुश्किल बोली। असाम ने सर उठा के इसे देखा, आपको जो चीज़ें चाहिए थी, वो आ जाएँगी, अब आराम से काम करने दें, सीरियस होते इसे घूरा। ठीक है, आपसे तो मामा ही अच्छी हैं, कम से कम मेरे साथ तो बैठती हैं, मेरी कंघी करती हैं और मेरी टाँगें भी दबाती हैं, सोच-सोच के बताया। तो फिर कल से मामा को ही बुला लेना, मैं ऑफ़िस चला जाऊँगा, कम से कम मेरा काम तो मुकम्मल होगा ना, यहाँ ना आप खुश हो रही हैं, ना मुझे कुछ करने दे रही हैं, इससे वाक़ई गुस्सा आ गया था। लैपटॉप उठाते बाहर आ गया, पीछे इशफ़ा खामोश रह गई, दिल ही टूट गया था इस बेचारी का। आधे घंटे में इसने ज़बरदस्ती सारी फाइल्स भेजी थी, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इश्क़ को नाराज़ हो करके वहाँ बैठना। पर वो वहाँ भी पर वो वहाँ भी कौन-सा एक जगह बैठने दे रही थी इसे, रफ़ाकत अभी तक नहीं आया था। दोबारा कॉल कर पूछा तो वो चीज़ें अभी ले रहा था, कुछ देर बाद वो आया तो सामने खुद इसे रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम सर, वहीं दरवाज़े से चीज़ें पकड़ाई, अंदर आ जाओ। सलाम का जवाब देते इसे अंदर आने का कहा और वो भी पीछे-पीछे अंदर आया। क्या खाओगे? बैठने का इशारा करते पूछा। कुछ भी नहीं, बस मैं चलता हूँ। वो बस ऐसे बैठा था जैसे अभी उठ जाएगा। कुछ देर तो रुको, शाम खुद ही जूस ले आया। एक तो आज कल वाली काम वाली आंटी भी गायब रहती हैं। थैंक यू सर, गिलास पकड़ते शुक्रिया कहा। यू वेलकम आसाम भी। सर ठीक है, भाभी कैसी हैं? ईश्वे का पूछा। ठीक है, अब तो काफ़ी हद तक ना बैठने में ज़्यादा मसला होता है। चले, अल्लाह इन्हें जल्दी सेहतयाब करे। गिलास ख़त्म करके टेबल पर रखा। आमीन। ठीक है, मैं चलता हूँ। जाने के लिए उठ गया। कहाँ थे? अभी तुम देर कर दी आने में, जाते-जाते पूछा। वो सर काम करवा रहा था बेसमेंट का, वही बिज़ी था। अभी लगा के आया हूँ। काम पे मज़दूरों को वहीं जाऊँगा। वापस तफ़सीलन बताने के लिए रुका। ठीक है, अलविदाई सहाफ़ा करते वो चला गया। वापस आके आसाम ने शॉपर उठाया जो साइज़ में काफ़ी बड़ा था और भरा हुआ था। चीज़ें लिए वो ऊपर कमरे में आया तो अद इस तो यार मैं उसका नाम ही भूल गई, लड़की का, हीरोइन का नाम क्या था? अश्वी, सॉरी। हाँ, तो अश्वी सो चुकी थी, सोई-सोई भी गुस्से में लग रही थी। पैकेट्स टेबल पर रख के वापस चला गया। अब वो सुकून से काम कर सकता था। अब हमें अपना काम कर लेना चाहिए। वहाँ काम स्टार्ट हो गया है। जो हुक्म सेठ साहब, सर झुकाए इस आदमी वापस चला गया। पेट्रोल के टैंकर निकाला और इसके बाहर आते ही आगे अपने आदमी को कहा, 12:30 वो फैक्ट्री के बाहर थे। पाइपों के ज़रिए फैक्ट्री के चारों तरफ पेट्रोल छिड़कना। 2 आदमी पीछे रास्ते से अंदर गए थे। इनके हाथों में लोहे के औज़ार थे जिनके ज़रिए टैंकों को लीक किया जाता। वो लोग जब अंदर पहुँचे तो बदकिस्मती से टैंक पेट्रोल से नहीं पानी से भरे हुए थे, लेकिन वो अपनी बदहवासी में इन्हें लीक कर चुके थे। पानी हर तरफ फैल रहा था। इससे पहले कि वो बाहर आकर बताते, रफ़ाकत ने दोनों को ही दूर से शूट कर दिया था और वो अंदर काम कर रहा था। जब इसके मोबाइल पर अलार्म बजने लगा, ये तब बजता था जब कोई बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता था। पहली फुर्सत में इसने अंदर लगे कैमरे ऑन किए और उम्मीद के मुताबिक वहाँ वाक़ई वो गड़बड़ थी। तेज़ से असाम का नंबर मिलाया और उसे इन्फॉर्म किया। थोड़े ही वक़्त में असाम की गाड़ी एंट्रेंस पर रुकी। वहाँ से पेट्रोल की खुशबू आ रही थी, लेकिन आसपास कहीं भी कुछ नहीं था। वहाँ आग लगने के लिए बस एक माचिस की तीली की ज़रूरत थी। सामने से रफ़ाकत भागता हुआ आ रहा था। सर, दो को तो मार दिया है, लेकिन लगता है बाकी भाग गए हैं। नीचे बेसमेंट में पानी
भर रहा है, पता नहीं क्या करे। एक काम करो, पानी खींचने वाली मोटरों को बंदोबस्त करो, बेसमेंट से वो पानी निकाल के यहाँ छिड़काव करना है। आसपास हर तरफ सिक्योरिटी फैल चुकी है। गोली मारने की इजाजत किसी को भी नहीं है। सबको सख्त एहतियात का कह के वो खुद नीचे आया था। पानी में भीगते जो कि इसके पेट तक आ चुका था। शिगाफ ढूंढे टैंकियों के शिगाफ ढूंढे। इन्हें बंद करना आसान नहीं था। बहुत सफाई से जगह जगह सुराख किए गए थे। टैंक तो बिल्कुल बेकार हो चुके थे। खैर, ये छोटा नुकसान था, बड़ा नुकसान होने से बचत हो गई थी। यहाँ पानी भी इसने खुद डलवाया था, क्योंकि कुछ दिन पहले इसने दानिया को किसी से फोन पर बात करते सुना था, जिसमें वो बेसमेंट के बारे में बात कर रही थी। पहले भी इसने आसान के साथ धोखा करने की कोशिश की थी, तो इसलिए वो इससे तो चौंका रहता था। दानिया के पीछे कौन था, इसका पता लगवाना बाकी था। वो सारी रात सामने वहीं गुजारी थी। अगले दिन भी मुकम्मल यकीन के बाद कि वहाँ अब पेट्रोल के असरात खत्म हो चुके हैं, तो वापस घर आ गया था। इसने सिर्फ 2 दिन उसे इश्के के साथ घर में गुजारे थे। अब फिर ऑफिस जाना शुरू हो गया था। सुनो, ये पर्पल कलर की फ्रॉक तो प्रेस कर दो। इज्जत सामने बैठी नावल पढ़ रही थी, जब इश्के ने इसे मतवाजा किया। अच्छा कहते वो वापस नावल में गर्क होगी। कसम से यार, जो भी मेरे पास होता है वो कहीं और ही होता है। गए हुए इसे देखा नहीं तो तुम क्या चाहती हो, हर वक्त इश्वे इश्वे करते रहे। आगे से वो भी बदोबदी बोली। हाँ तो और क्या करने आते हो यहाँ? मेरे लिए ही तो आते हो, मुझसे बातें भी किया करो। ये क्या मामा हूँ तो मैं बस यहाँ आके नसीहतें शुरू कर देती है। तुम और ऐसे एक मोबाइल उठाए रखता है और एक नावल लेकर बैठ जाती है। इसे साथ ले जाओ और वहाँ पढ़ लेना, लेकिन यहाँ मेरे साथ बैठकर बातें किया करो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। शर्मिंदा होने की बजाय इसे नावल से अपने बैग में रखा। तुम्हारा शोहर तो तुम्हें नावल का प्रिंट निकलवा के दे सकता है, लेकिन मेरे वाला तो कहता है नावल या मैं। बेरिहानी में वो बोले चली गई और रिश्ते जो पहले इतराने का सोच रही थी, मुंह खोले हैरानगी से इसे देखा। क्या मतलब मेरे वाला? वो अभी ज्यादा हरकत नहीं कर सकती थी, वरना एक झपट लगा के इसके पास पहुंच जाती। ना ही मेरे नहीं, मेरा मतलब क्या पता वो ऐसा कहे। जी नहीं, तुम अब बात को दूसरी तरफ मत घुमाओ। शाबाश, बताओ कौन है वो बदनसीब जो मेरी दोस्त के साथ सेट है? अभी नहीं, फिर बताऊंगी। पता नहीं ईश्वे का क्या रिएक्शन होगा रईस का सुन के। अभी जख्म पे हाथ रखते वो अपनी जगह से उठी। ईश्वे प्लीज यार, फिर कभी बताऊंगी। अभी मुझे घर जाना है, मगरिब हो रही है, बाबा लेने आ रहे होंगे। जल्दी से बैग में अपना मोबाइल रखा। ईश्वे इसके पास बैठने लगी कि इज्जत उठ गई। अपनी दोस्त को नहीं बताओगे? फूफी से देखा। एक तो इतनी मेहनत से वो चलकर आई थी और आगे से इज्जत मोहतरमा खुद वहां से निकल पड़ी। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। झुके इसके गले लगी। फिर मिलते हैं। और नावल के लिए शुक्रिया। और ईश्वे के कहने से पहले ही वो बाहर निकल गई। अजीब है, मर्जी है। वहीं कुशन पीछे सेट किए लेट गई। असाम आने वाला है, इसे सोने का नाटक भी करना था, और ये नाटक इस दिन से चल रहा था जब इसने स्नैक्स मंगवाए थे और असाम इसका दिल तोड़ के चला गया था। सर, ये इन दोनों के आईडी कार्ड और ये मोबाइल। वसीम ने चारों चीजें लिफाफे में बंद की के सामने टेबल पर रखी। आगे होकर लिफाफा उठाया, फिर खोलो। एक का नाम हसीब था और एक का नाम मोहित। ये दोनों न्यूज में दो। 7 सेंटीमेंट टेस्ट करवाता हूँ जी सर, जाओ। तो मैं देख लूंगा। ओके सर। वो सर हिलाता बाहर चला गया। मोबाइल निकाल के ऑन किए वो तो दोनों खाली थे। ना नंबर, ना मैसेज, ना ही कुछ और, जैसे अभी न्यू लिव हो। लेकिन इनकी बैरूनी हालत इस्तेमालशुदा लग रही थी, यानी किसी ने बाद में सब डाटा डिलीट किया है। फिर अपना मोबाइल से किसी को कॉल लगाई। हाँ सुनो, अगर फ्री हो तो मेरे ऑफिस आ सकते हो? हाँ, शाम में मिलते हैं। अगले की बात सुनते जवाब दिया। ऑफिस से निकलने से पहले सलीम इसे मिला था। जैसे दोनों मोबाइल देकर इसका सारा डाटा रिकवर करने का कहा। वो दोनों आदमी कौन थे और किसके लिए काम करते थे, सब मालूम करना बहुत जरूरी था। फिर अपने रूम से बाहर निकला। ऑफिस वाला हिस्सा तकरीबन खाली हो चुका था। वर्किंग एरिया में अक्सर और बेशतर लोग अभी मौजूद थे। घर आते हुए वो मार्केट से ताज़ा फ्रूट्स और फ्रेंच फ्राइज खरीद के लाया था। आज भी काम वाली आंटी नहीं आई थी। चीजें किचन में रख के ऊपर आया। दरवाजा खोला तो सामने सोफे पर ईश्वे फिर से सो रही थी। आजकल कुछ ज्यादा ही नींद नहीं आती। जूते उतारते सोचा, फिर स्लीपर्स पाँव में रिश्ते वो बांध के रूम में आया। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।